अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस नंबर 41 सेमिनार के बाद वो दोनों मरीना बे सहज के करीब बैठे शहर की रोशनी देख रहे थे। वो उसके करीब आया, समंदर की हवा उनके दरमियान से गुजरी, हाथों में हाथ थे। आज वह सिर्फ मियाँ बीवी नहीं थे, वो एक दूसरे के ख्वाबों के शरीक थे, एक दूसरे की कामयाबी पर फख्र करने वाले हमसफर। और सिंगापुर की वो रात उनकी मुश्तरका कामयाबी का जश्न बन गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लाहौर की शाम ढलते ही दोबारा कर्फ्यू का ऐलान हो गया। लाहौर की सड़कें चंद मिनटों में सुनसान हो गई, दुकानों के शटर गिर गए और मगरिब की अजान के बाद एक अजीब सी खामोशी शहर पर उतर आई। रात होते ही मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया। न स्ट्रीट लाइट्स, न घरों की रोशनियां, सिर्फ दूर कहीं सायरन की आवाज़ और कभी कभार गुजरने वाली फौजी गाड़ी की मध्यम हेडलाइट्स। मीशाइम आज भी वली के घर में रहने पर मजबूर थी। दिन भर मीर वली अपने स्टडी रूम में रहा और मीशाइम सुस्ती से कभी लेटी रहती, कभी कोई न्यूज़ चैनल देख लेती। मोबाइल सिग्नल्स कल से बंद थे, इसलिए वो किसी जो कॉल भी नहीं कर सकी। रात को वो दोनों सिटिंग रूम में साथ बैठे थे। दरमियान में एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी लौ हर हल्की हवा पर लर्ज जाती थी। मीर वली खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठा था, हाथ में सिगरेट। चिंगारी जलाई तो चंद लम्हों के लिए उसका चेहरा रोशनी में उभरा, संजीदा, थका हुआ, बोझुल। वो खामोशी से उसे देखती रही, फिर धुआं फिजा में फैलने लगा। आप स्मोकिंग भी करते हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। कभी कभी, बेतासुर जवाब मिला। भाभी को पता है? दूसरा सवाल पूछते हुए आगे हुई ताकि उसका चेहरा देख सके। नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो उसे नहीं पता, उसने कश भरते हुए कहा। तो स्मोकिंग की वजह? न जाने क्यों उसे वली का सिगरेट नोशी करना अच्छा नहीं लग रहा था। स्ट्रेस कम करने। वो लंबा सांस खारिज करते हुए बोला। किस चीज़ का स्ट्रेस है? वो हाथ थ्योड़ी के नीचे रखे मुस्तफसिर हुई। मैं अपनी हर बात दूसरों को नहीं बताता। जवाब संजीदगी से दिया गया। आपको पता है, स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग ज़रूरी नहीं होती, और भी बहुत टेक्निक होते हैं, उसने आहिस्ता से कहा। वो खामोश रहा, एक कश लिया। कभी कभी ज़रूरी लगती है। कुछ लम्हे बाद जवाब दिया। लगती है या आदत है? वो दिलचस्पी से पूछती रही। कुछ चीज़ें आदत नहीं होती, सहारा होती है। उसने उसकी तरफ देखा, आंखों में थकन भी थी और जिद भी। वो मोमबत्ती के पास आकर बैठ गई, चेहरा रोशनी में नर्म सा लग रहा था। सहारा अगर इंसान हो तो? उसने धीमे लहजे में कहा। क्या मतलब? वो चौंका। सिगरेट की राख गिरकर नीचे गिरी। मतलब यह कि अगर स्ट्रेस हो तो सिगरेट से बात करने के बजाय किसी इंसान से बात कर लिया करे, ज्यादा बेहतर लगेगा। उसकी आवाज़ में पहली बार खालिस संजीदगी थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। अच्छा, तुम करोगी बात? धुआं अब भी फिजा में मोहल्लक था, मगर उस दिल में कुछ और घुल रहा था। जी, फैसला नहीं सुनाऊंगी, बस सुनूंगी। उसने धीरे से हामी भरी। वो मुस्कुराया नहीं, मगर उसकी आंखों की सख्ती कुछ नरम हो गई। उसने सिगरेट की तरफ देखा, फिर मोमबत्ती की लौ की तरफ, और अगले ही लम्हे उसे एशट्रे में दबा दिया। कमरे में पहली बार धुआं कम हुआ। वो उसके सामने आकर बैठ गया। फासला मुनासिब था, मगर एहसास करीब। ब्लैक आउट की रात में धुआं खत्म हो रहा था और दो दिलों के दरमियान फासला भी। रात गहरी हो चुकी थी, कर्फ्यू की वजह से पूरा शहर खामोश था। वो जम्हाई लेते हुए उठी, चंद लम्हे अपने कमरे के दरवाजे पर रुकी रही, फिर जाने क्यों बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय उसके कमरे की तरफ मुड़ गई। दरवाजा आधा खुला था। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने हल्का सा धक्का दिया। कमरे में मध्यम सी रोशनी आ रही थी। दीवारों पर नक्शे, तस्वीरें, सुर्ख धागों से जुड़ी हुई फाइलों के कटआउट्स, जैसे किसी फिल्मी तफ्तीशी कमरे का मंजर हो। एक दीवार पर पूरा बोर्ड लगा था, नाम, तारीखें, तस्वीरें, अखबारी तराशे। मीशाइम के कदम वहीं जम गए, दिल की धड़कन तेज। ये क्या है? उसकी आवाज़ कपकपाई। अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज़ है। वो उछल कर पलटी। मीर वली खान दरवाजे के पास खड़ा था, चेहरा संजीदा, आंखों में वही गहराई, मगर आज कुछ और भी था, सख्ती। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था, आंखों में वो नरमी नहीं थी जो मोमबत्ती की रोशनी में थी। इस वक्त वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ सर्द थी, बेतासुर। उसके लहजे में तमज़नी हकीकत थी। मीशाई में कदम पीछे हटी, इस्तिराब में इजाफा हुआ। ये सब? उसने धीरे से पूछा। तुमने मुझे कोई शरीफ वकील समझ लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया। मीशाइम खौफ में मुब्तला हो गई। मैं सिर्फ अदालत में बहस नहीं करता। टेबल के पास रुका, एक खुली फाइल उठाई। उसने फाइल बंद की। मैं अपनी कहानी का हीरो भी हूँ और विलन भी। उसने बहुत ही गहरी नज़र से मीशाइम को घूरा। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं क्रिमिनल लायर हूँ, क्रिमिनल भी हूँ और लायर भी। उसकी आवाज़ धीमी मगर ठोस थी। कार्रवाई, फैसला और इंसाफ सब कभी कभी खुद करना पड़ता है। वो हाथ पैंट की जेबों में डाले उसके करीब आया। ये इंसाफ है या इंतकाम? वो बमुश्किल बोल पाई।
वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नर्म नहीं थी, फर्क बहुत बारीक होता है। वो उसके चेहरे के सामने झुका। कमरे में खामोशी फैल गई। वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी। कुछ चेहरे मुजहरिमों के, कुछ मासूमों, कुछ पर क्रॉस का निशान। तुम डर रही हो? उसने पूछा। हाँ। वह झूठ नहीं बोल सकी। वो उसके मजीद करीब आया, मगर इस बार कदम आहिस्ता थे। डरना भी चाहिए, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो कानून की किताबों में नहीं लिखा। उसने शरीर मुस्कान से नवाजा। तो फिर आप मुजरिम हुए ना? वो हैरान और परेशान हुई। अगर कानून कमजोर हो जाए तो कभी कभी कोई एक शख्स मजबूत बन जाता है। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द भी, अज़्म भी। और मिशाइम उलझन में थी। ये वही शख्स था जिसके साथ वो मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर बातें कर रही थी, या कोई और अगर आप गलत हो गए तो? उसने धीरे से पूछा। वो पहली बार खामोश हुआ। तब मैं खुद अपना फैसला भी कर लूंगा, चंद लम्हों बाद बोला। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, मगर जाने क्यों, इस खौफ के पीछे एक अजीब सा एतमाद भी था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे की फिजा पहले ही बोझल थी, मगर उसके सवाल ने जैसे हवा को और भी भारी कर दिया। वह दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, आंखों में खौफ। आपने क्या किया है? पीछे हटने के बजाय उसने सीधा पूछ लिया। चंद लम्हे मीर वली खान खामोश रहा। क्या मतलब? वो घूम कर अपने स्टडी टेबल के पास आया। आप कह रहे हैं आप खुद फैसला करते, तो क्या किया है आपने? मीशाइम सोच सोच कर पूछ रही थी। वो आहिस्ता से हंसा। हंसी में गर्मी नहीं थी। फिर उसने नजरें हटाकर दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। एक मर्डर, उसने बिल्कुल सादा लहजे में कहा। उसके कानों में गूंज पैदा हुई। 4 किडनैपिंग्स। वो फाइल के किनारे पर उंगली फेरता रहा। मिशाइम का दिल डूबने लगा। और 7 लोगों को कुत्तों की तरह पीटा है। अल्फाज ऐसे निकले जैसे वो किसी केस की फहरिस्त पढ़ रहा हो। आप मजाक कर रहे ना? उसकी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं कभी ऐसे मामलात में मजाक नहीं करता। वो उसकी तरफ मुड़ा। कमरे की खामोशी अब खौफनाक थी। मर्डर? क्यों? उसे यकीन नहीं आया। वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर तासुरात सपाट हुए। उसने मेरे बाबा को मारा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की चमक उभरी। अदालत ने उसे छोड़ दिया था, मगर वो जिंदा रहने का हक खो चुका था। मीर वली खान को मानो कोई फर्क न पड़ा हो। उसका गला खुश्क हो गया। और किडनैपिंग? वो साकित रही, आवाज मानो अपने आप निकल रही हो। गवाहों को तहफ्फुज देना कभी कभी कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं होता। मैं उन्हें उठाकर महफूज जगह ले जाता हूँ। वो हल्का सा झुका। जब तक वह सच बोल न दे। उसने शाने उचकाए। और वो 7 लोग? मिशाइम ने आखिरी सवाल पूछा। डर जरूरी होता है। जो लोग ताकत के नशे में दूसरों को रौंदते हैं, उन्हें कभी न कभी जमीन दिखानी पड़ती है। उसने सर्द लहजे में कहा। वो उसे घूरती रही। आप बहुत खतरनाक है। वो एक कदम पीछे हटी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, उसने बगैर झिझक तस्लीम किया, मगर तुम्हारे लिए नहीं। उसकी नजरें पहली बार नर्म नहीं हुई, बस गहरी थी। मैं बेगुनाह को हाथ नहीं लगाता, और जो मेरे करीब हो उसे तो कोई छू भी नहीं की धमकी भी था, तहफ्फुज भी। वो उलझ गई। सामने खड़ा शख्स मुजरिम था या मुहाफिज विलन था, या सिस्टम का टूटा हुआ शख्स? कमरे की दीवारों पर सुर्ख धागे जैसे सांस ले रहे थे, और वो पहली बार समझ रही थी वो सिर्फ एक वकील के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के साथ है जो कानून की हद के बाहर खड़ा है। हीरो भी, विलन भी। क्या भाभी को पता है? उसने इस्तिराबी नजरों से उसे देखा। नहीं, और उसे बताने की भी जरूरत नहीं है। ये बस लॉयर टू लॉयर बात रहेंगी। ओके, उसने सख्ती से हिदायत दिया। मुझे नींद आ रही है। वो सर झुकाए बहाना बनाकर उसके साइड से गुजरकर कमरे से निकल गई। वली ने सर झटका। पता नहीं क्यों वो उसे अपने राज बता गया था। कुछ देर बाद वो उसके पीछे निकला। बेडरूम के दरवाजे के पास आया और नॉब घुमाया। दरवाजा लॉक्ड था। बेख्तियार उसके होंठों पर मुस्कुराहट दराई। मिशाइम उसकी हर नसीहत बजा ला रही थी। उसने कल की गलती नहीं दोहराई। सिंगापुर के कन्वेंशन सेंटर में आज आखिरी सेशन था। हॉल पहले से ज्यादा पूरा था, क्योंकि ये पैनल डिस्कशन का दिन था, जहां मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर्स एक साथ बैठकर गुफ्तगू करने वाले थे। और इस बार वो दोनों मियाँ बीवी दोनों एक ही पैनल का हिस्सा थे। ये सेमिनार यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया गया था और मौजूद था। मॉडर्न हेल्थ केयर ह्यूमन कंपैशन स्टेज पर साथ साथ जब उनके नाम एक साथ पुकारे गए तो चंद लम्हों के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में वही चमक, मगर इस बार हल्की सी शरारत भी। वह दोनों स्टेज पर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। सामने आलमी डॉक्टर्स, मीडिया और तलबा। पहला सवाल जियाल से किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी क्या डॉक्टर और मरीज के दरमियान फासले बढ़ा रही है? किसी स्टूडेंट ने पूछा। टेक्नोलॉजी सहूलत देती है, मगर दिल की जगह नहीं ले सकती। डॉक्टर का लम्स और एतमाद हमेशा जरूरी रहेगा। उसने संजीदगी से जवाब दिया। फिर सवाल रुहाइमा की तरफ आया। क्या नौजवान डॉक्टर्स में हमदर्दी कम हो रही है? ये सवाल मीडिया पर्सन ने किया। हमदर्दी सिखाई नहीं जाती, देखी जाती है। अगर सीनियर्स मिसाल कायम करे तो नई नस्ल खुद सीख लेती है। उसका लहजा भी पुरसुकून था। हॉल में तालियों की आवाज गूंजी। पैनल के आखिर में मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि शरीके हयात भी हैं। एक साथ काम करना आसान है या मुश्किल? मेजबान उन्हें बगौर देख रहा था। हॉल में हल्की सी हंसी फैल गई। अगर शरीके हयात आपसे ज्यादा ज़हीन हो तो मुकाबला सख्त हो जाता है, जियाल ने माइक थामकर कहा।
हॉल कहकों से गूंज उठा, और अगर शौहर तनकीद ईमानदारी से करे तो तरक्की तेज हो जाती है। रुहाइमा फौरन बोली। लोगों ने दोबारा तालियां बजाईं। इस लम्हे में मोहब्बत थी, मगर इससे बढ़कर बाहमी एहतराम। इसी वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में इख्तितामी तकरीब जारी थी। रोशनियों से जस्टेज, मेहमानों की कतारें और बड़ी स्क्रीन पर नुमाया अल्फाज, एक्सलेंस इन मेडिकल इनोवेशन अवार्ड, ये एजाज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से दिया जा रहा था। सियाल और रुहाइमा दोनों साथ साथ बैठे थे। रुहाइमा के हाथ में प्रोग्राम बुकलेट, सियाल के चेहरे पर मामूल की संजीदगी, मगर उसकी उंगलियां कुर्सी के बाजू पर हल्की बेचैनी से थपक रही थी। नमनी फ्रॉम पाकिस्तान। रुहाइमा का दिल जोर से धड़का। उसने आहिस्ता से जियाल का हाथ थाम लिया। ज़ायल फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एडवांस्ड सर्जिकल रिसर्च। चंद लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया, फिर हॉल तालियों से गूंज उठा। रुहाइमा की आंखों में चमक आ गई। वो सबसे पहले खड़ी हुई, तालियां बजाती आंखों में फख्र, लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट। सियाल स्टेज की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ रुहाइमा को लगा जैसे उसकी अपनी मेहनत का भी सिला मिल रहा हो। जब सियाल ने ट्रॉफी थामी, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, एतमाद और आजिज़ी का हुस्न इम्तिजाज। थैंक यू। उसकी आवाज़ माइक पर गूंजी। ये एजाज सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि इन लोगों का है जो मेरे साथ खड़े रहे। एक लम्हे को उसकी नज़र बीवी पर ठहरी। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में नमी के साथ। हॉल से बाहर निकलते ही रुहाइमा ने बेइख्तियार उसे गले लगा लिया। मुझे आप पर बहुत फख्र है। आवाज़ हल्की सी भरा गई। ये हमारी जीत है, तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था। वो आहिस्ता से बोला। आज मुझे लगा जैसे मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। रुहाइमा ने सर हिलाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा हर ख्वाब पूरा कर सकूं। सियाल ने वादा किया। वो दोनों मरीना बे सैंड्स के सामने खड़े शहर की रोशनी देख रहे थे। हवा में खुनकी थी, मगर दिलों में खुशी की गर्मी भी थी। रुहाइमा ने ट्रॉफी हाथ में ली। ये लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगी, इस पर उंगली फेरते हुए बोली। सिंगापुर की इस रात रोशनी सिर्फ शहर में नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई चमक शामिल हो गई थी। ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि जब दो डॉक्टर एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो कामयाबी भी मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर लेती है। लाहौर की कशीदगी तीसरे दिन खत्म हो चुकी थी। कर्फ्यू हटा दिया गया था। सुबह 10 बजे मीशाइम का कॉलेज बस उसे लेने आया। घर पहुंचकर इत्तिला कर देना। वली उसके साथ मेन रोड तक आया था। उसने सर को खम दिया और बस में चढ़ गई। जाते जाते उसने मुड़कर मीर वली खान को देखा था। वो मुजरिम था, कातिल था, क्रिमिनल लायर था, लोगों को डराता धमकाता था, स्मोकिंग करता था। फिर भी मीशाइम उससे नफरत नहीं कर सकती थी। वो कोई टीन एज क्रश नहीं था, वो उसका पहला इश्क था, हमेशा की तरह जानलेवा। घर पहुंचकर पापा ने उसे गले लगाया। शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है। लाहौर के हालात का सुनकर बहुत डर गए थे हम। तुमसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। पापा ने उसका सर सीने से लगाए रखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने तो समर को रवाना भी करवाया, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। तुम तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। मम्मी ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। पापा के सीने से लगे। मीशाइम फीका मुस्कुराई। उसे उस वक्त मीर वली की नसीहत का एहसास हो रहा था। अब दोबारा अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समर ने अपनी हाकिमियत जताई। वो सर अस्बात में हिला गई। अपने कमरे में आकर उसे एक नए एहसास ने घेर लिया था। क्या होता इसका अगर मीर का जब्त कमाल का ना होता और उसकी इज्जत मजरू हो जाती। मैं घर पहुंच गई एंड थैंक्स इस सबक के लिए। उसने शर्मिंदा महसूस करते उसे मैसेज भेजा। दिल बहुत मुतबर महसूस कर रहा था। वो अपने बेवकूफ़ी पर अपने सर पर थपकी देकर मुड़ गई। रात तक सियाल और रुहाइमा के सिंगापुर के सफ़र से वापसी के बाद घर में एक नया सा सुकून था। सब उनके गिर्द जमा थे। रुहाइमा खुशी से चहकते पूरे ट्रिप की रुदात सुना रही थी। सबको सियाल की ट्रॉफी दिखा रही थी। सूटकेस अभी पूरी तरह खुले भी नहीं थे कि सियाल का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर मिलाद का नाम था। हाँ मिलाद बोलो। वो उठकर लाउंज से बाहर आ गया। कैसा रहा ट्रिप डॉक्टर साहब? मिलाद ने पहले आम अंदाज में पूछा। अच्छा था। वो पोर्च में खड़ा एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे से मोबाइल कान पर लगाए दाएं से बाएं हो रहा था। नजरें लाउंज में मम्मी और मिशी के दरमियान बैठी रुहाइमा पर थी। सियाल, गेस मुझे कौन मिली है? मिलाद हिचकिचाते हुए अजलत में बोला। सियाल महजूज हुआ। ऐना एलजना सिद्दीकी। मिलाद ने खुशी से सरशार होते बताया। घर की फिजा जैसे एकदम साकित हो गई। चंद लम्हे वो खामोश रहा। दिल ने एक पुरानी दस्तक सुनी। माजी के औराक फिल्म की तरह जहन पर घूमे। वो यहाँ इस्लामाबाद में है, यहाँ से लॉ प्रैक्टिस कर रही है, और पता है तुम्हारे इतना ढूंढने के बावजूद वो हमें क्यों नहीं मिली? दोस्त ने बेसब्री से पूछा। क्यों? जियाल को अपनी आवाज़ खाई में से आती महसूस हुई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपने नाम के स्पेलिंग चेंज कर दी है। अब वो आई या ई नहीं लगाती, वो वाई लगाती है। उसका नाम एल्ठाइना बोला जाता है। मिलाद खुद ही हंसा। जियाल कोई रद्देमल ही न दे सका। नजरें रुहाइमा पर टिकी रही। वो मम्मी के किसी बात पर हंस रही थी। सफ़ेद दांतों से लबरेज मुस्कान, चमकती आंखें। उसकी हर अदा बहुत दिलकश लग रही थी। क्या सोच रहे हो जियाल? अगली फ्लाइट पकड़ो, जल्दी से यहाँ आ। मिलाद ने हसरत से कहा। नहीं मिलाद, मैं ही आऊंगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या तुम पागल हो? जिसके लिए तुम टूट गए थे, इतना ढूंढना, जिसे कितने दिन कितनी रातें उसके इंतजार में गुजारे, वो मिल गई है तो तुम? मिलाद वजाहत दे रहा था।
मगर सियाल ने बीच में बात काट दी। यही तो मीलाद जिसके लिए मैं टूट गया, जिसे दिन रात एक करके ढूंढता रहा। एक अरसा उसके इंतजार में गुजार दिया। वो सियाल के दिल में टेस उठ रही थी। वह ऐसे गायब हो गई जैसे मेरी कोई वक़्त थी ही नहीं। एक लम्हा भी उसे मेरा ख्याल नहीं आया। उसे तअज्जुब हो रहा था। उसने मेरी मोहब्बत पैरों तले रौंद दी, मुझे अपने ही नज़रों में दो कौड़ी का कर दिया। उसने गहरी सांस ली। फिर मेरे ज़िंदगी में रुहाइमा आई। मेरे सरफ़े नज़र करने को बर्दाश्त करती रही। मैं बेरता रहा और वो इज्जत देती रही। वो सांस लेने रुका। मीलाद खामोशी से सुनता रहा। उसने मुझे फिर से सर उठाकर जीने का हौसला दिया। एल्जिना मेरा माजी थी। मैंने उससे बेहद मोहब्बत की थी, सच है, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ और पहली बार मैंने अपनी बीवी को दिल से अपना लिया है। मुझे समझ आ गई है मेरी खैर रुहाइमा के साथ है, एल्जिना के साथ नहीं। उसके लिए मैं बस दुआ करूंगा, जहाँ रहे खुश रहे। उसने आखिरी दफ़ा एल्जिना को याद करते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मीलाद ने तायद चाही। मैं बहुत सोच समझ कर ये कम ले रहा हूँ। सियाल ने यकीन दहानी कराई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मीलाद खुश हुआ। फ़ोन बंद हुआ तो वह चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। मैं तुमसे नफरत नहीं करता ज़ेनी, पर शायद मैं तुम्हारी तवज्जो मांग मांग कर थक गया हूँ। मैंने तो बस मामूली सी तवज्जो मांगी थी और तुमने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ। मैंने सब कुछ महसूस किया मगर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ, चाहे इसमें मेरी तकलीफ ही क्यों ना हो। पर माजरत, मैं बस अब थक गया हूँ। अब और मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा। उसने दिल में एल्जिना को मुखातिब किया, फिर मुड़ा और गहरा सांस लेकर अंदर आ गया। किसका फ़ोन था? बीवी ने मुस्कुराकर पूछा। वो उसके पास आया, हाथ थामा, माथे पर बोसा दिया। रुहाइमा हैरान हो गई, गड़बड़ा कर लाउंज में नज़र दौड़ाई। एक पुराना बाप दस्तक दे रहा था, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने आहिस्ता से कहा। वो हैरान हुई मगर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर खामोश हो गई, क्योंकि अब मेरा घर यहाँ है, मेरे फैसले भी और मेरा दिल भी। उसने रुहाइमा के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे खुद से लगाया। जियाल, आप ठीक तो हैं? रुहाइमा की आवाज़ में हैरत थी। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ, उसने इत्मीनान दिया। जिंदगी में अगर वाकई इंतखाब का लम्हा आए तो उन लोगों का इंतखाब करे जो आपकी रूह को समझे, जो आपके हर रुख, हर रंग और हर खामोश ज़बान को पहचान सके, जिनके सामने आपको खुद को साबित करने, समझाने या बदलने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि आप जैसे वैसे ही कबूल कर लिए जाएं। बाज़ औक़ात मोहब्बत का सबूत माजी को भूलना नहीं होता, बल्कि हाल को चुनना होता है। और उस दिन जियाल ने पहली बार किसी के वापस आने से ज़्यादा किसी के साथ रहने को अहम समझा। उसने रुहाइमा का इंतखाब किया। एल्जिना एक याद बन गई, मगर रुहाइमा, उसकी हकीकत, उसका हाल और उसका आने वाला कल। मीर वली खान और मिशाइम में उस रात के बाद सब कुछ बदल तो नहीं गया, मगर खामोशी की नौयत बदल गई थी। पहले वो दोनों एक ही घर में रहकर भी अजनबी थे, अब फासले में रहकर भी एक धागे से बंध गए थे। शुरू में कॉल सिर्फ ज़रूरत के लिए होती थी, महीने में एक बार, सब ठीक है, हाँ आप काम ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। बात चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती। आवाज़ रस्मी, लहजा मुख्तात, मगर हर कॉल के बाद वो फ़ोन देर तक हाथ में थामे रहती और वह उसकी कॉल लॉग देखकर चंद लम्हे खामोश बैठा रहता। फिर महीने का फासला कम होकर हफ्ते में बदल गया। अब सवाल बदल गए थे। आज अदालत में क्या हुआ? आपने खाना खाया? नींद आई? वो हंसी भी सुन लेता था और वो उसकी सांसों की थकन पहचानने लगी थी। वक्फे कम हो रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब कॉल ना हो तो दिन अधूरा लगने लगा। अब दिन में एक बार बात हो जाती, कभी वो खुद फ़ोन कर लेता, बस आवाज़ सुननी थी, वो चुप हो जाती। दिल की धड़कन बेतरतीब, कभी वो कॉल कर देती, आज आपने सिगरेट पी? वो हल्का सा हंसता, कम कर दी है। उनकी बातें लंबी नहीं होती मगर खामोशी लंबी हो जाती। वो लाइन के उस पार उसकी सांसें सुनती रहती और वो जानबूझकर कॉल काटने में देर करता। एक अजीब सा तवाज़ुन था, न एतराफ़ न इनकार, मगर ताल्लुक बन चुका था। अब वो सिर्फ उसका राज नहीं जानती थी, वो उसकी थकन, उसका गुस्सा, उसकी बेख्वाबी, उसकी खुशमिजाजी भी जानती थी। और वो ये जान चुका था कि उसकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी है जो उसके अंदर के अंधेरे को चंद लम्हों के लिए खामोश कर देती है। महीने से हफ्ता, हफ्ते से दिन, वक्फे कम हो रहे थे और शायद दिलों के दरमियान फासला भी। मिस मुशाइम, बात हो सकती है? उसके मोबाइल पर मैसेज आया। मीर वली खान हमेशा कॉल करने के पहले मैसेज किया करता था। मिशाइम कुछ देर पहले ही कॉलेज से लौटी थी। किताब और कलम हाथ में ले मैसेज देखा तो खुशी से चहक उठी। उसका जी हो सकती है। भेजते ही मीर वली की कॉल आने लगी। अस्सलामु अलैकुम मीर भाई, उसने चहकते हुए कहा। उमूमन वो किसी नाम से मुखातिब नहीं करती थी। वलैकुम अस्सलाम। वो चौंका। लगता है मैंने रुहाइमा के नंबर पर कॉल मिला ली है, मीर ने जताते हुए कहा। नहीं, मेरा नंबर है। मिशाइम ने मोबाइल कान से हटाकर देखा। अच्छा, उसने अनजान बनते कहा। पर भाई, मैं सिर्फ रुहाइमा का हूँ। वो अपना जुमला मुकम्मल करके खामोश हुआ। मिशाइम छिनप सी गई। उसे अपने कहे लफ्ज़ पर पशेमानी हुई। भाई सिर्फ वो होता है जो हमारे वालिदैन से पैदा हुआ हो। उसके अलावा कोई मर्द किसी लड़की का भाई नहीं बनता। एक और लाइफ सेविंग नसीहत की। जी, वो सारा दिन भाभी के साथ होती हूँ, वो मीर भाई करती रहती है, तो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। मिशाइम ने मध्यम आवाज़ में वजाहत दी।
पहली और आखिरी गलती समझकर माफ किया जाता है, दोबारा मत करना, वली ने शरारत से कहते उसे तंग किया। मिशाइम ब्लश करने लगी। एक और बात कहूँ मुशाइम? वो अपने बेड पर लेटा खला में देख रहा था। जी जरूर, वो उसकी बातें सुनने के लिए ही तो उससे कॉल करती थी। तुम पर रेड साड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसने प्यार भरे लहजे में कहा। मिशाइम की मुस्कान सिमट गई, आंखों में हैरत उभर आई। सोचा नहीं था कभी ऐसे तुमसे बात होगी, और मैं ये कहूँगा, वली अपने आप पर मुझे नोट किया था। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं आज बस यूं ही रुहाइमा की शादी की वीडियो देख रहा था तो सारा वक्त तुम्हें ही नोट कर रहा था। वली ने इनडायरेक्टली अपनी पसंदगी का इजहार किया। थैंक्स। वो चेहरे पर हाथ रखकर शर्मा गई। वहीं दूसरी तरफ सियाल और रुहाइमा के बेडरूम में तनाव का समा था। बोला, नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं भी ठीक हूँ और तुम भी। औलाद नसीब से होती है, अगर नसीब में ये सुख लिखा था तो मिल जाएगा। जियाल उसके बार बार कहने से ज़ैच हुआ। प्लीज सियाल मेरे लिए, रुहाइमा मिन्नत कर रही थी। एक दफा कह दिया ना। जियाल हाथ हवा में बुलंद के कमरे से बाहर आया। वली से बात करते करते मिशाइम को लाउंज में से भैया भाभी की तेज आवाजें सुनाई दी। वो हड़बड़ा गई। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी और कमरे से बाहर आ गई। मामले से अनजान वो सियाल और रुहाइमा की चलती बहस पर घबरा गई। तुम एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? सियाल तैश में नजर आया। कभी आप एक ही दफा कह देने पर मेरी बात मान भी लिया करें। रुहाइमा ने खफगी से जवाब दिया। उनकी आवाजों से मम्मी पापा और समर भी कमरों से बाहर आ गए। अपनी जिद छोड़ दो वरना। जियाल का हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गया। वह चंद लम्हों के लिए सब कुछ रोकने की कोशिश कर रहा था। रुहाइमा सहमकर पीछे हो गई। मम्मी ने दिल पर हाथ रखा और मिशाइम ने मुंह पर, जियाल क्या कर रहे हो? सदीफ ने फौरन उसे पुकारा। समर ने आगे आकर सियाल को पकड़कर पीछे किया। भैया स्टॉप इट, मम्मी पापा देख रहे हैं। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। रुहाइमा की आंखें डबडबा गईं। आंसुओं ने मंजर भिगो दिया। जियाल गर्म सांस खारिज करते समर को परे करके लाउंज से बाहर निकल गया। रुहाइमा रो देने को हो गई तो जब्त करते अपने कमरे के सिमत भागी। भाभी रुको। मिशाइम उसके पीछे होली। वहीं उसके कमरे में उसका मोबाइल कब से बज रहा था। मीर वली खान उसके अचानक कॉल काटने पर परेशान हो गया था। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 42। रुहाइमा को हौसला देकर मिशाइम परेशान हाल अपने कमरे में वापस आई तो उसका फोन बज रहा था। उससे पहले उसे कितनी कॉल्स आ चुकी थी वो नहीं जानती थी। हेलो, उसने बेदिली से फोन उठाया। मुशाइम कहाँ चली गई थी? अचानक कॉल काट दी। मैं परेशान हो रहा था। सब ठीक तो? वली की आवाज में फिक्रमंदी दर आई थी। वो सिटिंग एरिया के सोफे पर बैठा था और उनके लम्हात याद कर रहा था। हाँ, बस भैया भाभी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मिशाइम बेध्यानी में बोल गई। कैसी प्रॉब्लम? वो मशकूक हुआ। वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। पता नहीं, किसी बात पर बहस हो रही थी और भैया का हाथ उठ गया था। मिशाइम अफसोस से पेशानी मसलते बेड पर बैठी। वहीं दूसरी सिम सांसें तेज हो गई। आवाज तंदी में बदल गई। वहट। सियाल ने रुहाइमा पर हाथ उठाया। वली ने मानो ताईद चाही। यहाँ मिशाइम उछल कर खड़ी हो गई। उसका मुंह पूरा खुल गया और आंखें बड़ी हो गई। एक पल को वो भूल गई थी कि मीर वली खान जिससे वो बात कर रही है वो रुहाइमा का बड़ा भाई है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो वजाहत देने लगी मगर वली ने नहीं सुनी। जियाल उस पर हाथ कैसे उठा रहा है? ठीक है, वो उसका शौहर है, पर मेरी बहन पर हाथ उठाने का हक उसके शौहर को भी नहीं है। वली का दिल किया फोन में निकल कर बाहर आ जाए। वो इतनी तेज गुर्राहट से बोला कि मिशाइम को मोबाइल कान पर से हटाना पड़ा। नहीं मीर, मेरी पूरी बात सुने। ऐसा नहीं है मीर। मिशाइम फिर से सफाई देने लगी मगर वली ने मिशाइम की पूरी बात सुने बगैर कॉल काट दी। ओ नो, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मिशाइम परेशानी से दाएं से बाएं होती अपना सर पीटने लगी। उसे ये तो नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वली खान खामोश नहीं बैठेगा ये अंदाजा लगा चुकी थी। उसने दोनों फैमिलीज के माबैन किसी बड़े तसादुम को पैदा होने से पहले रोकने की कोशिश करते फिर से वली को कॉल मिलाई मगर वो फोन उठा नहीं रहा था। मिशाइम का दिल डूब गया। जाने अनजाने उसने बहुत बड़े तूफान को दावत दे दी थी। अगली सुबह मामूल की तरह हुई। रुहाइमा और जियाल बातचीत तो बंद थी मगर उसने हमेशा की तरह जियाल का बैग, उसका ड्रेस सब तैयार करके रखा था। सियाल उसके उस अदा पर मुस्कुराते हुए सर झटक कर तैयार हुआ। हॉस्पिटल के बड़े हॉल में खामोशी छाई हुई थी। सामने कतार दर कतार नए हाउस जॉब स्टूडेंट्स बैठे थे। सफेद कोट हाथों में नोट्स पैड, आंखों में जोश और हल्की सी घबराहट। स्टेज पर डॉक्टर सियाल खड़ा था, पुरसुकून बावकार हाथ में मारकर। उसने स्क्रीन पर दिल की तस्वीर जाहिर की। यह सिर्फ एक पंप नहीं है। उसकी आवाज़ मजबूत मगर नर्म थी। ये इंसानी जिस्म का सबसे वफादार उज़्व है। 24 घंटे काम करता है, बगैर शिकायत के, बगैर वक्फे के। साइंसी बात, इंसानी अंदाज। सियाल बहुत ठहरे लहजे में लेक्चर दे रहा। उसने दिल के 4 चैम्बर्स की तरफ इशारा किया। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये महज इस्तिलाहात नहीं, ये हम आहंगी की मिसाल है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। वो मार्कर से एक एक चीज वाजे कर रहा था। तलबा खामोशी से सुन रहे थे। कोई तेजी से नोट्स ले रहा था।
कोई बस उसके अंदाजे बयान से मुतासिर था। दिल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो मुस्कुराया। ये थकता नहीं, जब थकने लगता है तो हमें इशारा देता है। मसला ये है कि मरीज अक्सर इस इशारे को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो चंद लम्हे रुका, आंखों में हल्की सी गहराई आई। हर स्टूडेंट उसकी बातों में जकड़ा हुआ नजर आया। और याद रखी, दिल सिर्फ जिस्म में नहीं होता, लोग अपने जज्बात को भी दिल से जोड़ते हैं। जब आप किसी मरीज का इलाज करेंगे तो सिर्फ उसका ऐसी नहीं देखेंगे, उसका खौफ भी देखेंगे, उसकी बेबसी भी सुनेंगे। वो लेक्चर मुकम्मल करके रुका। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ सर्जरी जानता हो, बल्कि वो है जो मरीज के दिल की धड़कन के साथ उसकी उम्मीद भी जिंदा रखे। उसने सबके जानिब इशारा किया। लेक्चर खत्म हुआ तो तालियों की आवाज़ गूंज उठी। वो पोडियम से हटा, मगर उसके अल्फाज हॉल में बाकी रहे, क्योंकि उसने सिर्फ दिल की एनाटॉमी नहीं पढ़ाई थी, उसने इंसानियत सिखाई थी। और शायद यही वजह थी कि उसके अपने दिल में भी अब सुकून था। हॉस्पिटल के बड़े हॉल में लेक्चर अभी जारी था। प्रोजेक्टर पर दिल की साख नुमायां थी और जियाल पूरे एतमाद से एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब समझा रहा था। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कमज़ोर हो जाए। अचानक हॉल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दरवाजे की आवाज़ दीवारों से टकरा कर गूंजी। सबकी नज़रें एक साथ पलट गई। जियाल ने हैरत अंगेजी से वहां देखा। दरवाजे पर मीर वली खान खड़ा था, आंखों में गुस्सा, सांसें तेज, चेहरा सुर्ख। तुम? वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वली ने जियाल के गिरेबान को मुट्ठी में जकड़ लिया। तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया है? वली ने जियाल की आंखों में सख्ती से देखते पूछा। हाल में सन्नाटा छा गया। कुछ तलबा खड़े हो गए। किसी ने घबरा कर सिक्योरिटी कहा। जियाल चंद लम्हे साकित रहा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ना आवाज बुलंद की, सिर्फ गहरी सांस ली और क्लास में नजर दौड़ाई। मीर भाई, बाहर चलकर बात करते हैं। जियाल की आवाज पुरसुकून थी। पहले जवाब दो। उस भाई की गिरफ्त और सख्त हो गई। क्या सोच कर मारा है उसे? वली ने उसे गिरेबान से पकड़े झंझोड़ दिया। जियाल ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाना चाहा। चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि तकलीफ थी। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, उसने नरमी समझाया, मगर वली खान किसी की सुनने को तैयार नहीं था। झूठ, तुम्हारे घर से ही खबर मिली है। वली ने उसे परे किया। क्लास में मौजूद लड़कियों की चीख बुलंद हुई। जियाल लड़खड़ा गया था, मगर खुद को गिरने से बचा लिया था। मीर भाई, बच्चों के सामने तमाशा बन रहा है, बाहर चलते हैं। जियाल ने हर हद अपना गुस्सा जब्त रखा। मैं तुम्हारे साथ टहलने नहीं आया, बस खबरदार करने आया हूँ। दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने दांत पर दांत जमाए, उसे घूरा और उंगली दिखाते वार्निंग दी। जियाल के तासुरात सपाट हो गए थे। वली खान गर्म सांस खारिज करते लंबे डग भरता वहां से निकल गया। जियाल ने लंबा सांस लिया, अपना कॉलर दुरुस्त किया और बालों को संवार कर दोबारा क्लास के जानिब मुतवज्जे हुआ। रुहाइमा आज अस्पताल नहीं गई थी और मिशाइम भी जल्दी आ गई थी। वली से उसकी दोबारा बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उसके वसवसे बढ़ गए थे। घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। खामोशी जैसे दीवारों से टकरा कर लरस गई। लाउंज में मौजूद मम्मी, रुहाइमा और मिशाइम सहम कर खड़ी हो गई। जियाल सीधा अंदर आया, कोट कुर्सी पर फेंका, आंखों में वही दबाया हुआ गुस्सा जो अस्पताल के हाल में जाहिर नहीं होने दिया था। रुहाइमा उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी, दिल में खौफ। एक बात बताओ, कब हाथ उठाया मैं तुम पर? कब मारा मैंने तुम्हें? वो उसके सर पर पहुंच कर गुर्राया। आयत हैरान हो गई और मिशाइम परेशान। जिसका डर था वही हुआ था। तुमने ये बात फौरन अपने मायके पहुंचा दी। लहजे में गुस्सा और लफ्जों में तन छुपा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रुहाइमा साकित रह गई। अच्छा, तुमने कुछ नहीं बताया तो तुम्हारे भाई को खुदाई इल्हाम आया था क्या, जो वो मुझे बेइज्जत करने लाहौर के उठकर आया है? जियाल ने हाथ हवा में उठाकर सर्द सांस खारिज की। रुहाइमा का मुंह खुल गया। मिशाइम ने एक मर्तबा फिर खुद को कोसा था। मीर भाई आए। वो हैरान हुई। शायद उनको गलत फहमी ही होगी। रुहाइमा ने भाई का दिफा करना चाहा। उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई, इसी घर से खबर मिली है। जियाल ने उसके दिफा की मजम्मत की। मिशाइम ने सर झुका लिया। पूरे स्टाफ के सामने मेरा गिरेबान पकड़ा, सबके सामने मुझे इतना सुनाया है। तुम्हारे मीर भाई ने मुझे खबरदार कर रहा था कि अगर मैंने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जियाल ने उसके अल्फाज दोहराए। मिशाइम की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच कह रही हूँ जियाल, मैंने मीर भाई को कुछ नहीं कहा। रुहाइमा सफाई देते रो पड़ी। बस कर दो ये नाटक, सबके सब एक जैसे हो। हर कोई हकीकत जाने बगैर मुझ पर चिल्लाने आ जाता है। उसने दिल में उठते दर्द से हाथ हिलाया। जियाल प्लीज। रुहाइमा उसे कैसे कायल करे, उसे समझ ना आया। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। वो मुंह फुलाए अपने कमरे के सिमत बढ़ गया। रुहाइमा उसके पीछे लपकी। जियाल, मेरा यकीन करे, मैंने भाई को नहीं बताया। रुहाइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुहाइमा, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत गर्म हो रहा है। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मेरा सच में हाथ उठ ही जाएगा। जियाल का लहजा टूटा हुआ था। रुहाइमा लब भींजे पीछे हट गई। जियाल ने लंबा सांस लिया और वापस कमरे से निकल गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। घर की रोशनी पीछे रह गई और वो तन्हा सड़क पर आ खड़ा हुआ। शाम ठंडी थी, हवा में अजीब सा सुकूत था, मगर उसके अंदर तूफान। वो कुछ देर बगैर मकसद के चलता रहा, हाथ जेब में, नजरें जमीन पर।
अस्पताल का मंजर गिरेबान पर पड़ी वह मुट्ठी, बीवी की नम आंखें और एल्जिना की याद सब एक साथ जहन में गूंज रहे थे। एक जगह वो रुक गया, सड़क किनारे खड़े दरख्त के साथ टेक लगा ली। जब तुम गायब थी ज़ैनी, तब तकलीफ हो रही थी। आवाज़ धीमी थी मगर सच भारी। और अब जब तुम मिल गई हो तो दर्द हो रहा है। उसने खुद से बात की और आंखें बंद कर ली। एल्जिना की गैर मौजूदगी ने उसे कभी तोड़ा था, रुहाइमा की मौजूदगी ने उसे नया सहारा दिया था। मगर आज एल्जिना की वापसी और उस पर इज्जत पर लगा इल्ज़ाम दिल में चुभ रहा था। मैं तुम्हें खोकर भी अधूरा था और पाकर भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। हवा ने उसके बाल बिखेर दिए। उसने गहरी सांस ली। शायद मसला तुम नहीं हो, मसला मैं हूँ। मैंने कभी अपने अंदर के जख्म भरने ही नहीं दिए। वो जानता था बीवी उसकी जिंदगी है, उसने उसे दिल से कबूल भी किया है, मगर माजी के साए और हाल के हालात उसके अंदर कहीं टकरा रहे थे। मैं दिलों का डॉक्टर हूँ, मगर अपना दिल नहीं समझ सका। हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट लबों पर आई। जब तुम नहीं थी तो खालीपन था, अब तुम हो तो मुझ पर एक जिम्मेदारी भी है। वो सीधा खड़ा हुआ, आंखों में थकन कम, अज़्म ज्यादा था। रात तक वो बेमकसद चलता रहा। रात वही थी मगर उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। सड़क सुनसान थी, हवा में सर्दी घुली हुई थी, मगर उसके अंदर आग भड़क रही थी। वह दूसरे दरख्त के करीब जाकर रुका, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से तने पर दे मारी। ठाक जलन ने हाथ से दिल तक सफर किया, मगर वो रुका नहीं। दूसरा वार, तीसरा वार, सांस भारी हो गई। क्यों नहीं समझ पाता मैं खुद को, वो दांत भींच कर बोला। आखिरकार हाथ ढीले पड़ गए। हाथ के पुष्ट की जिल्द छिल चुकी थी, सुर्खी खून में बदलने लगी थी। आखिरकार दिल को मार कर जिम्मेदारी का रास्ता चुना और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। घर का दरवाजा उसने आहिस्ता से खोला। लाउंज खाली था, सब सोने जा चुके थे। जियाल अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती रोशनी से मुखालिफ का वजूद बिस्तर में मालूम होता था। वो करीब आया तो हाथ साकित हुए। दिल की दुनिया जैसे पल में वीरान होती थी। रुहाइमा का वजूद सिसकियों से कांप रहा था, जैसे वो तकिए में दबाए बेबसी की आखिरी हद पर थी। वो कभी आसानी से रो देने वालों में से नहीं थी। जियाल को लगा किसी ने उसके दिल के बेशुमार टुकड़े किए हो। वो फौरन आगे बढ़ा। वो बीवी थी उसकी। जियाल ने उसके सिरहाने खड़े होकर उंगलियों की पोरों से उसके तकिए में छुपे रुखसार को छुआ। शनासा सा लम्स महसूस करके रुहाइमा ने रुख उस जानिब किया। जैसे उसकी नज़र उसके जख्मी हाथ पर पड़ी, वो घबरा गई। या अल्लाह, ये क्या किया आपने? वो उसके हाथ के पुष्प पर खमा खून देखकर लरस गई। जियाल कुछ न बोला, बस नजरें चुरा ली। उसे सताना रुलाने के बाद भी वो उसके जख्म पर धुल गई थी। रुहाइमा फौरन सीधी हुई और उसको अपने सामने बैठाया, फिर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आपको गुस्सा मुझ पर था, सजा खुद को क्यों दी? आंखों में नमी भर आई। खुद को कंपोज करते उसने साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बड़ी एहतियात से जख्म साफ करने लगी। हर लम्स में नरमी थी, हर हरकत में फिक्र। जियाल बस मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखता रहा। मैं पानी लेकर आती हूँ, आंटी इन्फेक्शन गोली ले लेना। वो उठने लगी। जियाल ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे दवा नहीं चाहिए। आवाज भारी थी। वो रुकी। सुकून चाहिए, वो मिल सकता है। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बगैर कुछ कहे उसे अपने बाजू में भर लिया, उसके सर को अपने कंधे से लगा लिया, उसके जख्मी हाथ को दिल के करीब थाम लिया, जैसे कह रही हो, ये दर्द अब मेरा भी है, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज मध्यम थी। मैंने तुम पर गुस्सा निकाला, मैं बस बहुत जख्मी महसूस कर रहा था। जियाल उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंद गया। उसे वाकई सुकून महसूस हो रहा था। आप जानते हैं, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ किसी खास शख्स को ही दिखाई जाती है। जहां हमें पता होता है कि हम गुस्सा करेंगे तो बर्दाश्त किया जाएगा, जिद करेंगे तो मनाया जाएगा, रोएंगे तो चुप कराया जाएगा, प्यार मांगेंगे तो न चाहते हुए भी गले लगा लिया जाएगा। आपको बताना नहीं पड़ता, एहसास नहीं दिलाना पड़ता। खास रिश्ते सबके लिए नहीं होते, बस एक ही शख्स होता है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स। जज्बात तो वहीं दिखाए जाते हैं न जहाँ फर्क पड़े। रूहानी उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, और मुझे खुशी है आपकी जिंदगी में वो खास शख्स मैं हूँ। उसका अंदाज बहुत मोहब्बत भरा था, खफगी के कोई आसार नहीं थे। नर्म एतराफ हुआ। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, आंखों में नमी साफ थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, आंखों में आंसू चमक रहे थे। जियाल ने दोबारा उसे बाहों में ले लिया। इस बार गिरफ्त में बेचैनी नहीं, इत्मीनान था। बाहर रात वैसी ही थी, मगर घर के अंदर दर्द का शोर थम चुका था। कभी कभी जख्म पर दवा नहीं, मोहब्बत का लम्स काफी होता है। अगली सुबह मायके का दरवाजा खुला तो माँ ने हैरत से उसे देखा। रुहाइमा, इतनी अचानक, सब खैरियत है ना? नाज़नीन खानम अपने काम छोड़कर उसके पास आई। रुहाइमा का नाम सुनकर ज़हीर और ज़ोरिन भी कमरे से बाहर आ गए। रुहाइमा मुस्कुराने की कोशिश करती हुई अंदर आई, मगर आंखों में सख्ती थी। आज वो बेटी कम बीवी ज्यादा थी। अम्मी, मीर भाई कहाँ हैं? मीर भाई, मीर भाई, उसने अम्मी ने पूछा और फिर खुद ही उन्हें बुलाने लगी। वली अपने कमरे से बाहर आए। तुम आ गई, मैं वैसे भी तुमसे मिलना चाहता था। उसने करीब आकर उसे गले लगाना चाहा। मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज गैर मामूली तौर पर मजबूत थी। मीर वली खान ने उसे अचंभे से देखा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो सीधा बोली, आपने मेरे शौहर का गिरेबान क्यों पकड़ा?
वो खफकी से मुस्तफसिर हुई क्योंकि मुझे लगा उसने तुम पर हाथ उठाया है। मीर ने जेबों में हाथ डाले रुख फेर किया। लगा, उसकी आवाज़ में चोट थी। लगा की बुनियाद पर आपने भरे अस्पताल में उनकी बेइज्जती कर दी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। हाथ उठाने की बात पर अम्मी और जुड़वा भाइयों में परेशान कुन नज़रों का तबादुला हुआ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे हक है। मीर भाई के चेहरे पर गुस्सा और पशेमानी के आसार एक साथ उभरे। हक है पूछने का, उसने बात काटी, जलील करने का नहीं। वो उनकी एक भी दलील नहीं मान रही थी। वो मेरे शौहर है, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आप इन्हें सबके सामने मुजरिम बनाएंगे तो लोग मुझ पर भी उंगली उठाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर आवाज कांपी नहीं। भाई खामोश हो गया। आपको मुझ पर एतमाद नहीं था। आप मुझसे आकर पूछ सकते थे मगर आपने सीधा फैसला सुना दिया। उसने हुना करते सीने पर हाथ बांधे। रूही बच्चे, कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने गहरी सांस ली। मैं आज यहाँ बहन बनकर नहीं आई, मैं एक बीवी बनकर आई हूँ, और अगर वो मुझे तकलीफ पहुंचा रहे होते तो क्या मैं आपको नहीं बताती। भाई ने पहली बार उसकी आंखों में वो पुख्तगी देखी। किसने कहा आपसे कि जियाल ने मुझे मारा है? क्या आपने हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? रुहाइमा ने सीने पर हाथ बांधे भाई को घूरा। वह मीर ने लब भींच लिए। अब आप जियाल से माफी मांगेंगे? उसकी आवाज में नाराजगी दर आई। मैं माफी मांगू? वली ने अपने सीने पर उंगली से इशारा किया। मीर वली खान किसी से माफी नहीं मांगता, उसने दबदबे से कहा। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, आपसे हर नाता तोड़ दूंगी। ढूंढ लेना अपनी ये दूसरी बहन। रुहाइमा ने दुरुस्ती से कहते मुंह फेर लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नाज़नीन खानम ने सांस रोक ली। दोनों भाइयों के आबरू फैल गए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मीर भाई की आवाज़ टूट गई। जिस दिन आपने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ा उसी दिन आपने मेरे रिश्ते की हद पार की। मैं अपने घर की बुनियाद को कमज़ोर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे सख्त फैसला ही क्यों ना करना पड़े। रुहाइमा नरम न हुई। मैंने गुस्से में आकर गलती की, मैं बस तुम्हें महफूज देखना चाहता था। मीर भाई ने उसका हाथ थाम लिया। तहफ़्फ़ुज़ इज्जत छीन कर नहीं दिया जाता, एतमाद देकर दिया जाता है। वो नरम पड़ी मगर पीछे नहीं हटी। ठीक है, मैं माफ़ी मांगूंगा, पर अपने तरीके से, और तुम दोबारा नाता तोड़ने की बात मत करना। मीर ने उसका रुख अपने सिमत किया और खफगी से उसे देखा। मैं हमेशा आपकी बहन रहूंगी, मगर अब सबसे पहले मैं जियाल की बीवी हूँ और उनकी इज्जत पर समझौता नहीं होगा। उसके दिल का बोझा थोड़ा हल्का हुआ। मीर ने सर को जंबिश दी। रुहाइमा ने पलकें उठाई तो आंखों में आंसू थे, मगर दिल में मजबूती थी। आज उसने सिर्फ शौहर का साथ नहीं दिया था, अपने रिश्ते की हद भी तय कर दी थी। अपने घर से रुहाइमा वापस अस्पताल आ गई थी और शाम को ड्यूटी खत्म करके जियाल के साथ घर आ गई। शाम का वक्त था। मम्मी समर और मीशाइम लाउंज में ही बैठे मिले। घर में हल्की सी खामोशी थी। जियाल और रुहाइमा के पीछे मुलाजिम एक बड़ा सा गुलदस्ता और गिफ्ट बैग लिए अंदर दाखिल हुआ। जियाल भाई, आपके लिए आया है। उसने वो बुके और गिफ्ट बैग जियाल के आगे किया। सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों का मिलाप, साथ एक नफीस सा तोहफा और बंद लिफाफा। जियाल सोच में पड़ गया और रुहाइमा महफूज हुई। किसने भेजा है? जियाल ने लेते हुए पूछा। कार्ड में लिखा होगा। मीशाइम ने बुके सपट लिया और समर गिफ्ट बैग में झांकने लगा। मीशाइम ने पहले फूलों की खुशबू महसूस की, फिर कार्ड खोल कर देखा। मीर वली खान। उसने एक एक लफ्ज अलग अलग अदा किया। चेहरे की रंगत बदल गई। आगे का मतन पढ़ने के बजाय उसने बुके टेबल पर रखा और अपने तासुरात छुपाते सोफे की जानिब चली गई। वाओ, अरमानी का परफ्यूम, डायनर्स की शर्ट, रोलेक्स की घड़ी, फेरो रोचर। समर एक एक करके गिफ्ट गिनवाने लगा। मीर भाई की चॉइस तो वाकई जबरदस्त है। उसने डब्बा खोलकर एक चॉकलेट निकाला और डब्बा मीशाइम के जानिब बढ़ाया। उसने सर नफी में हिलाकर मना कर दिया। समर ने शाने उचकाए चॉकलेट का डब्बा टेबल पर रखकर बुके में से कार्ड उठाया और आगे का मतन पढ़ने लगा। कह रहे हैं गलत फहमी हुई थी, माफी मांगी है और मुदावा करने पैसिफिक होटल में डिनर के लिए बुलाया है। समर ने चॉकलेट कुतरते हुए आगाह किया। कोई जरूरत नहीं है, सबकी वापस कर दो। जियाल के तासुरात सपाट थे। जियाल हो जाने भी दो, माफी मांग रहा है वो, गलत फहमी हो गई थी। मीर को मम्मी ने नरमी से समझाया। रुहाइमा ने भी मासूमियत से उसे देखा। मम्मी, सबके सामने मेरा कितना तमाशा बना है, मैं नहीं भूल सकता इतनी आसानी से। जियाल मीशाइम के साथ बैठ गया। जियाल भाई का दिल नाजुक होता है, बहन की जरा सी परेशानी उसे परेशान कर देता है। मम्मी ने उसके पहलू में खाली जगह संभाली। जियाल ने सर ठटका। आबरू मिले हुए थे। अब कल को मुशी की शादी होगी और कोई तुम्हें कहे कि उसका शौहर उस पर जुल्म कर रहा है तो तुम खामोश रहोगे क्या? मम्मी ने उसे मिसाल दी। मीशाइम का दिल बैठ गया, सांस रुक जाने को थी। नजरों में मीर का चेहरा उभरा था। मैं मुंह न तोड़ दूं, उसका मेरी बहन को कुछ कहा तो? जियाल ने बराबर गुस्से का इजहार किया। तो बस मीर ने भी वही किया है। सब उसकी माफी कबूल करो और मिलने जाओ। मम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा। जियाल पुरसुकून हो गया। तासुरात ढीले हो गए थे। किस टाइम तक जाना है? उसने रुहाइमा से पूछा। 7 बजे। रुहाइमा चह गई। हम ठीक है, रेडी हो जाना, जियाल ने खुश मिजाजी से कहा और समर के सिम जाकर गिफ्ट्स खोलकर देखने लगा। रुहाइमा और आयत भी तोहफों पर तबादुला ख्याल करने लगी। मिशाइम पीछे होते होते अपने कमरे में चली गई।
उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत जगह दिल लगा लिया है। मीर वली खान, रुहाइमा और जियाल एक टेबल के गिर्द बैठे थे। डिनर खत्म हो चुका था। बातें ना तमाम, फिजा में अब तल्खी नहीं नरमी थी। हंसी के चंद हल्के जुमले भी गुजर गए थे। तकरीबन 10 बजे वो रुखसत लेकर अपने अपने रास्ते निकल पड़े। बहन भाई जीजा साले का रिश्ता हमवार हो चुका था, मगर कुछ रिश्ते अभी भी पूरी तरह संभले नहीं थे। मीर वली खान गाड़ी में बैठा तो दिल में एक और ख्याल आया। एक गलती से कई दिल नाराज हुए, सबको मनाना होगा। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर उसका नाम चमका, वही जो उससे नाराज थी, मीशाइम बट। चंद लम्हे उसने नंबर को देखा, फिर कॉल मिला दी। फोन बजा और दूसरी बेल पर उठा लिया गया। जी। उसकी आवाज में रस्मीपन था, इतनी अजनबी आवाज। मीर हल्का सा मुस्कुराया। चंद लम्हे खामोशी रही। आपको क्या चाहिए? उसका लहजा सर्द था। वो सुनकर चुप हो गया। गुस्सा जायज था, बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम जो उठाया था। मुझे माफी चाहिए, उसने शरीर लहजे में कहा। आपने आधी बात सुनकर मेरे भाई की बेइज्जत की। उसके लहजे में दुख ज्यादा था, गुस्सा कम। मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। आवाज में पहली बार सच्चाई थी। मुझे जियाल से अकेले में बात करनी चाहिए थी। वली की आवाज नरम पड़ गई थी। मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही नरम पड़ता है, जैसे जियाल रुहाइमा के सामने, वैसे मीर वली मीशाइम के सामने। दूसरी तरफ फिर खामोशी आ गई। माजरत चाहता हूँ, उसने साफ लफ्जों में कहा। मैंने जज्बात में आ गई था। उसने दोबारा माफी मांगी। सिर्फ माजरत काफी नहीं होती, उसने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। आइंदा कभी आधी बात पर फैसला मत करना। मीशाइम पिघल गई। आखिर वो मीर से ज्यादा देर नाराज कैसे रह सकती थी? आई प्रॉमिस, उसने वादा किया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें नाराजगी भी मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि मोहब्बत दरमियान में आकर दीवार गिरा देती है। वो चाहकर भी उससे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती थी, और शायद वह भी उसकी आवाज के बगैर अधूरा था। चारों दिलों में फिर से बहार लौट आई थी। रुहाइमा, जियाल और मीशाइम मीर वली अपने अपने जिंदगियों में बेहतरी ला रहे थे। जियाल और रुहाइमा अस्पताल की ड्यूटियां संभाल रही थे और मीशाइम अपनी पढ़ाई की, जबकि मीर वली खान को एक और केस मिला था। क्लाइंट वही था, रईस अब्बासी, मगर उस मर्तबा उसके दिफा में नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा था। एडवोकेट वली खान, एक दो कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मेरे 10 लाख ठुकरा दिए थे, मेरे बेटे को जेल करा दी थी। अदालत के बाहर वो दोनों आमने सामने आए। जिस दिन वो हाथ लगी, उसकी वो हालत करूंगा कि वो आगे कोई जुमला कसता उससे पहले मीर वली खान उस पर झपट पड़ा। मिस्टर रईस अब्बासी, अव्वल तो वह 2 कौड़ी की नहीं है, 10 लाख तो क्या, उसके लिए 10 करोड़ भी कुर्बान कर सकता हूँ। और दूसरी बात, उसने रईस साहब का कॉलर दबोच लिया था और आंखों में आंखें गुर्राते हुए वार्निंग दे रहा था, अगर उसे हाथ भी लगाया तो कराची के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी बोटियां भी नहीं मिलेंगी। मुझसे दुश्मनी मोल लेने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए बच कर रहना। उसने दांत पीसते हुए आंखें दिखाई और कॉलर छोड़ते पर धकेल दिया। रईस साहब लड़खड़ा गया। सांस बेतरतीब हो रही थी। लोग उनके गिर्द जमा होने लगे। वली खान के गार्ड्स आगे आ गए थे। तनाव बढ़ने लगा। वली ने गर्म सांस खारिज करते हुए खुद को कंपोज किया। बालों में उंगलियां फेरकर सेट किए, कोट की शिकन दुरुस्त की और कमरा अदालत के अंदर चला गया। ये जुनून सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, ये उस यकीन का ऐलान था कि कुछ रिश्ते कीमत से नहीं वकार से नापे जाते हैं। मीर अली खान मीशाइम के लिए ऐसे खड़ा था जैसे दीवार खड़ी होती है, हवाएं तूफान आए, इल्जाम आए, मगर वो झुके फा नहीं। उसके लहजे में ऐलान था, रहम नहीं। वो ऐसा मर्द था जो खुद से जुड़ी औरत के नाम पर समझता नहीं करता, जो अपने इंतखाब पर माफी नहीं मांगता, और जो अगर खड़ा हो जाए तो सामने वाला खुद अपनी हैसियत याद कर ले। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 अस पलवशा साफी किस नंबर 43 हस्ब तवक्को केस वली खान जीता और इसी शाम के फ्लाइट से वापस लाहौर निकल गया। दूसरी तरफ रुहाइमा के जुबानी मीशाइम को उसके कराची आने का इल्म हुआ तो वो खफा हो गई। बिना बताए आए और बिना बताए ही चले गए। उसने मुंह भसुरते सोचा और उसे कॉल मिलाई। वली खान अभी अभी लाहौर लैंड हुआ था और एयरपोर्ट से बाहर निकला था कि उसका फोन बजा। उसने कॉल मौसूल की तो वह छूटते ही गिला मंद हुई। एक बात बताओ, तुम मेरी बीवी हो? वली ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, मीशाइम छनप सी गई। गर्लफ्रेंड हो? दोबारा इस अंदाज में सवाल हुआ। नहीं, उसकी आवाज लरज गई। मीर वली खान का लहजा उसे डरा गया था। माँ हो, बहन हो, आवाज में दबा दबा सा गुस्सा बरकरार रहा। मीशाइम जवाब न दे सकी। मैं तुम्हें हर बात क्यों बताऊं? मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ? हर बात तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं होता। उसने हूँ किया। सॉरी, उसने एक लफ्जी जवाब दिया और कॉल काट दिया। गले में आंसुओं का फंदा लग गया था, आंखें डबडबा गई थी। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कभी कभी हम जरूरत होते जरूरी नहीं। मीशाइम उसके लिए सिर्फ जरूरत थी, जरूरी नहीं। कम अज कम इस वक्त उसे ऐसा ही लग रहा था, जबकि हकीकत उसके बरक्स था। कभी कभी रिश्ते लड़ाई से नहीं, नजरअंदाज होने के एहसास से टूटते हैं। मीशाइम वही बैठे मोबाइल को देखती रही। उसे पहली मर्तबा लगा उसने गलत जगह दिल लगा लिया है। दिल को मजबूत करती वो उठी, आंसू पोंछे और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। हाथ में पकड़ा मोबाइल बज रहा था, मगर उसने नहीं उठाया। इस बार वो नाराजगी नहीं थी, ये एक खामोश फासला था।
जो खुद बनाया गया था। इन दिनों रुहाइमा नमीरा के केस में मसरूफ थी, इसलिए घर देर से आती थी। जियाल अपना काम खत्म करके पहले आ जाया करता था। इस रात रुहाइमा घर आई और तेजी से बेडरूम में दर आई। चेहरे पर सुर्खी और आंखों में हल्की नमी थी। रुहाइमा, क्या हुआ? सब ठीक है। जियाल उसे देखकर घबरा गया। वो उठकर उसके पास आया। जियाल, एल्जिना वो इस्लामाबाद में है, मैंने इबाद से पूछा था, उसने अब तक शादी भी नहीं की। उसका पता मिल गया है। रुहाइमा ने खुशी से चहकते उसे इत्तिलात दी। मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो इस्लामाबाद में है, जियाल ने आम अंदाज में बताया। पता है? रुहाइमा सरप्राइज हो गई। कब से पता है? उसके लिए यह झटका गैर मुतवक्के था। पिछले 1 साल से। वो पलटकर किताब उठाता है। 1 साल से पता है? फिर आप उससे मिलने नहीं गए, उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया? आप उसके पास जा सकते थे। रुहाइमा ने उसके हाथों से किताब उछक ली। मैं जा सकता था, उसने तस्लीम किया, मगर मैं नहीं जाऊंगा। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जिसमें सुकून था, फैसला था। क्यों? शौक अब डर में बदल गया। क्योंकि मैंने एक इंतखाब किया, और मेरा इंतखाब तुम हो। मैंने हमारी शादी को तरजीह दी है। उसने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा, उसके कंधों पर हाथ रखकर अपनायत का एहसास दिलाया। कमरे में खामोशी फैल गई। रुहाइमा हैरत भरी नजरों से उसे देखती रही। कैसा मर्द था वो? इसी मोहब्बत के तलाश में उसने सालों बता दिए थे, और अब चंद मील के फासले पर थी तो वह रुका हुआ था। एल्जिना मेरी माजी है, एक एहसास, एक कहानी, मगर तुम मेरी हकीकत हो। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा आज और मेरा कल। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। आवाज अब और नरम थी, मगर हर लफ्ज पत्थर की तरह मजबूत। रुहाइमा वार देने वाले नजरों से उसे देखती रही। शादी सिर्फ एक मुआहदा नहीं होती, ये अहद होता है, और मैंने तुम्हारे साथ अहद किया है, जब तक हम दोनों साथ हैं मैं माजी की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। उसने नरम सा वादा किया। रुहाइमा की आंखों से आंसू बह निकले। मगर अगर कभी दिल, वह तो जियाल और एल्जिना को मिलाना चाहती थी, तो फिर ये खौफ कैसा उसे समझ ना आया। दिल को मैंने सिखा दिया है कि मोहब्बत जो आसान हो, मोहब्बत वह है जो कायम रहे, और मैं कायम रहने वाला मर्द हूँ। जब तक मुमकिन हो अपनी शादी पर कायम रहूंगा। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। वो उसके सीने से लग गई। उसके दिल की धड़कन मजबूत थी, बेलर्जिश। उस लम्हे उसे समझ आया, मोहब्बत वो नहीं जो वापस बुलाए, मोहब्बत वो है जो रुकने का फैसला करे। और वो रुक चुका था। कुछ लफ्ज दुनिया को एकदम खूबसूरत बना देते हैं, खूबसूरत, दिलकश और रंगीन। ये एहसास कि हमें चाहा जा रहा है, किसी की जिंदगी में एक खाली जगह है जिसे हम पुर कर रहे। हमारे होने से फर्क पड़ता है। ये एहसास बहुत हसीन होता है। एक जानिब 2 दिल एक अटूट रिश्ते में जुड़ गए थे, और दूसरी तरफ 2 दिल बिछड़ रहे थे। मीर वली खान और मीशाइम की चंद दिन बाद कम हो गई, फिर मुख्तसर हो गई, फिर रस्मी हो गई। मीर महसूस नहीं कर रहा था कि वह दूर हो रही है। उस दिन वह लॉन में बैठी सब्जाजार को देख रही थी। गुलाब के फूल लहरा रहे थे, उनकी खुशबू पूरे लॉन को महका रही थी। अचानक उसका फोन बजा। मिस मीशाइम, कॉल कर सकता हूँ? मैसेज सेंड किया, जमीर ने कहा। जवाब दे पर, मगर दिल पर कहाँ जोर था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब सेंड किया। दूसरी जानिब से कॉल आने लगी। मीशाइम ने गड़बड़ा कर आस पास देखा और फौरन अपने कमरे के सिमत भागी। मैंने नहीं कहा था, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। जुहर का वक्त था, घर पर सब मौजूद थे। वो धीमी आवाज में गोया हुई। मैंने फिर भी कर लिया, मीर ने फखरिया आवाज में जवाब दिया। क्या काम था? वो गहरा सांस लेकर बोली। मिल सकती हूँ, मासूम फरमाइश हुई। सॉरी, मैं लाहौर नहीं आ सकती, उसने तपा हुआ जवाब दिया। हाँ, तो मैं आ जाता हूँ, बल्कि आ गया हूँ। मीर हंस दिया। उसकी हंसी और मीशाइम के दिल की दुनिया रुक गई। तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे तक लेने आता हूँ। उसकी खामोशी को रजामंदी समझकर उसने इत्तिला दी। नहीं, आप मत आना, मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं खुद आ जाऊंगी। वो फौरन जज्बात काबू करते बोली। दिल धड़क रहा था, मगर दिमाग फासला कायम रखने की तलकीन करता रहा। आ जाओगी? मीर ने तायद चाही। जी, ये मेरा शहर है, यहाँ के हर गली कूचे से मैं वाकिफ हूँ, गुम होने का इम्कान ही नहीं है। आप जगह बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, मीशाइम ने जताया। मीर मुस्कुरा दिया। उसने अपना लहजा नरम रखा, क्योंकि वह गलती पर था और उसे ही झुकना था। सिर्फ मीशाइम ही तो थी जिसके सामने झुकने पर उसकी अना बीच में नहीं आती थी। शाम ढल रही थी। साहिल समंदर पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में नमकीन नमी और एक अनजाना सा इंतजार। रेत पर सफेद लाइट्स की कतार बनाई गई थी। छोटा सा, सादा, मगर दिल से सजाया हवा सेटअप। चंद मोमबत्तियां, सफेद फूल और दरमियान में लकड़ी का सा मेज जिस पर एक डब्बा रखा था। वह सब कुछ खुद देख कर खड़ा था। आज वो अना नहीं लाया था, सिर्फ दिल लाया था। उसका आना। ओके, दिस विल वर्क। उसने तैयारी से महजूज होते सर को जंबिश दिया। मौका की मुनासिबत से मीर ब्लैक कोट पैंट में, बाल और शेव नफासत से बनाए, हशाश बशाश तैयार हुआ था। कुछ लम्हे बाद मीशाइम आई, रेड अनारकली ड्रेस में मलबूस, बाल हाफ कैचर में बांधे हुए, नफीस सी मुस्कुराहट सजाए, मगर उसके कदम आहिस्ता थे, नजरें सामने के मंजर पर टिकी हुई। साहिल समंदर पर वो सेटअप और हशाश बशाश तैयार मीर वली खान को देखकर वो समझ गई थी कि मीर क्या करने वाला है। उसका दिल बैठ रहा था, इरादा टूट रहा था, फैसला डगमगा रहा था।
वहीं मीर वली खान उसे देखता रहा। उसे रुहाइमा के शादी वाले दिन रेड साड़ी में तैयार हंसती मुस्कुराती खुशियां मनाती लड़की याद आई थी। करीब आकर मीशाइम की नजर पहले समंदर पर गई, फिर मीर वली पर। यह सब क्या है? आवाज में हैरत भी थी और हल्की सी बेचैनी भी। उसने अनजान बनने की कोशिश की। वो उसके करीब आया, आंखों में संजीदगी थी। मीशाइम की धड़कन तेज होने लगी, हाथ लरज रहे थे। वो मुसलसल नीचे देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर गलती से भी नजरें मिली तो वो पलट नहीं पाएगी। मीर वली खान घुटनों के बल नहीं बैठा, मगर दिल झुका हुआ था। मिस मुशाइम, उसने अपने मखसूस अंदाज में उसे मुखातिब किया। पता नहीं मैं ठीक से कर रहा हूँ या नहीं, मैंने कभी ये सब किया नहीं है। मीर वली सेटअप के बारे में बताते हुए खुद पर हंसा। मीशाइम के इस्तिराब में इजाफा हो रहा था। मीशाइम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने अपनी उंगली से मीशाइम की ठुड्डी ऊपर को उठाई। मीशाइम ने पलकें, दोनों की नजरें मिली और मीशाइम के दिल की दुनिया तहोबाला हो गई। उसकी मोहब्बत उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। गलतियां की मानता हूँ, मगर तुम्हारे बगैर हर शहर अधूरा लगता है। मैं हर बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, हर दिन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। उसने जेब में से एक छोटा डब्बा निकाल कर खोला। अंगूठी रोशनी में चमकी। मीशाइम ने वो छोटी मगर नफीस सी अंगूठी को देखा। आंखों के कटोरे भीगने लगे। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी हमेशा के लिए? मीर ने उसे पुर उम्मीद नजरों से देखा। हवा तेज हो गई, मोमबत्तियों की लौ लरजने लगी। वो खामोश रही, आंखों में आंसू थे मगर कदम पीछे न हटे। आपने ये सब कैसे सोच लिया? मीशाइम ने हाथों की मुट्ठियां भींचकर पीछे कर लिए। इस्तराब छुपाने उसने रुख फेर लिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किसी नटखट लड़की से मोहब्बत कर सकता हूँ। मीर घूमकर उसके सामने आया। मेरी मोहब्बत पर मैंने कब कहा? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अब की बार मीशाइम ने पलकें उठाई तो आंखें खुश्क थी और लहजा मजबूत। मीर वली की मुस्कान सिमट गई, कंधे ढीले पड़ गए। वो तो मैं बस हमदर्दी दिखा रही थी, आपका स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रही थी। आपने उसे मोहब्बत समझ लिया। वो इस्तिजाया कहते फिर से मुंह फेरने लगी थी। मीशाइम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसने तैश में आते उसका बाजू दबोच लिया। वो उस करते रह गई। मैं प्यार की जुबान भी जानता हूँ, हमदर्दी की भी और नफरत की भी। कौन मुझसे किस अंदाज में पेश आ रहा है, मुझे समझ नहीं आएगा क्या? आंखों में सख्ती दर आई। मीशाइम के तासुरात बदल गए। मीर वली की गिरफ्त सख्त थी, उसे दर्द हो रहा था। उसका दर्द महसूस करते मीर ने लंबा सांस लेते उसका बाजू छोड़ दिया। देखो, मैं कोई 19-20 साल का टीनेज लड़का नहीं हूँ। ये नीबा नीबी वाली हरकतें करनी नहीं आती मुझे। मैं 34 साल का मैच्योर मर्द हूँ। सीधी बात करता हूँ। अगर तो तुम राजी हो तो मैं अम्मी के साथ रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। अब की बार उसकी आवाज मध्यम और लहजा पुरसुकून था। और अगर नहीं तो फिर ये सब यही खत्म हो जाएगा। मीर की आवाज में पहली मर्तबा तकलीफ महसूस हुई। ठीक है, खत्म कर देते हैं। उसके अंदर तूफान चल रहा था, मगर नजरों में घर का मंजर, माँ बाप भाई सहेली जैसी भाभी। सोच लो, ये आखिरी मौका है। आवाज हलक में अटक कर रह गई, जैसे लफ्ज भी साथ छोड़ गए हो। उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि टूटना किसी को नजर न आए। दिल जैसे सीने में किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मीशाइम साकिन रही। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो दोबारा कभी मुड़ कर भी नहीं देखूंगा। मीर की आंखों में नमी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सा खला था। उसने मुट्ठी भींच ली, जैसे दर्द को काबू में करना चाहता हो। दिल की धड़कन बेतरतीब थी, जैसे हर धड़कन एहतजाज कर रही हो। हवा में जैसे वक्त रुक गया। उसने आंसू साफ किए। दिल चीख रहा था मगर होठ मजबूत थे। सोच लिया है। मीशाइम की आंखें नमी से भर आईं, मगर वो पलके झुकाकर हकीकत को कबूल करने की कोशिश करती रही। दिल वोर वोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन जुदाई का ऐलान कर रही हो। वह सांस लेने के लिए रुकी, मगर हर सांस में दर्द घुस रहा था। उसने सर झुकाया, जैसे दिल की ख्वाहिशें नजरअंदाज कर रही हो। उसका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए मीर वली खान मुतबस्सम हुआ, मगर मुस्कान में दुख का सा रंग छुपा हुआ था। आंखों में सच्चाई थी, लेकिन दिल मजबूर था। उसने एक लम्हे के लिए मीशाइम का हाथ पकड़ा, फिर आहिस्ता से छोड़ दिया, जैसे जिंदगी का एक टुकड़ा छूट रहा हो। फिर वो चला गया। हर कदम के साथ दिल के टुकड़े पीछे रह गए। मीशाइम वहीं रेत पर बैठ गई। अंगूठी मेज पर ही रह गई थी। आंखों से आंसू बहते रहे। वो मोहब्बत करती थी, शिद्दत से करती थी, मगर कभी कभी प्यार कुर्बानी मांगता है। और उसने अपने दिल को कुर्बान करके खानदान का तवाजुन बचाने का इंतखाब किया था। उसे मालूम था वो शायद दोबारा ना आए, मगर कुछ फैसले दिल के लिए नहीं ज़मीर के लिए किए जाते हैं। मोहब्बत दोनों को थी, मगर वो दोनों सही वक्त पर एक दूसरे के लिए गलत साबित हो गए। मीशाइम ने खानदान बचाया और मीर वली खान ने खुददारी। दोनों ने मोहब्बत हार दी, मगर मोहब्बत हमेशा ख़त्म नहीं होती। कभी कभी वो शक्ल बदल लेती है, याद बनकर, दुआ बनकर, या उम्र भर का सवाल बनकर। और कहीं दूर समंदर की लहरों में वो शाम अब भी जिंदा थी, जहाँ एक लड़की ने मोहब्बत के बावजूद इनकार किया था और एक लड़के ने इज्जत के साथ राहें जुदा कर ली थी। हाल दिन से रात हो चुकी थी। मीशाइम और एल्जिना अब तक उसके ऑफिस रूम में बैठी थी। राज दिल बयान करते करते मीशाइम आबदीदा हो गई थी। जुदाई का दर्द फिर से ताज़ा हो गया था। एल्जिना ने उसका कंधा थपथपाया और उसे पानी का गिलास थमाया।
मीशाइम ने पानी पिया, आंसू साफ किया और गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया। मिशी, जब तुम्हें वली से मोहब्बत थी और वो तुमसे शादी करने तैयार थे तो जाने क्यों दिया? एल्जिना को अपनी बहन जैसी कजिन का दर्द अपने सीने में महसूस हो रहा था। मैं डर गई थी, मैं माजी फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। मीशाइम ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमारी माओ ने भी तो यही किया था ना ज़ेनी आपी, एक दूसरे के भाई से शादी की थी। उसने तल्ख हकीकत याद दिलाई। एल्जिना के दिल में टेस उठी और नतीजा क्या मिला? 4 जिंदगियां तूफान की जिद में आ गई। कोई खुश नहीं रह सका, ना मेरे पेरेंट्स और ना आपकी मम्मा, और नूरीज मामू तो जान से ही हार गए थे। उसने अफसोस से सर झटका। एल्जिना ने लब भींच लिए। हकीकत कड़वा था और उसे ये घूंट पीना था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ। हम बच्चों को बिना गलती की सजा मिली। हमारी माओं के तल्ख रवैयों ने हमारे बीच दूरियां बना दी। हमारा प्यार टूट गया। आपका और जियाल भैया का रिश्ता नहीं हो सका। मैं और समर फुफ्फो के एक नज़र को तरसते रह गए। मीशाइम की आवाज़ धीमी हो गई, आंखें फिर से भर आई। एल्जिना का सर झुक गया था। उसे अपने माँ के सुलूक पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और रुहाइमा के दरमियान भी ऐसी ही दूरी आ जाए। इस वटा सटा के खेल में जो हमने बचपन से आज तक बर्दाश्त किया है, वो मेरी और जियाल भैया की आने वाली नस्ल बर्दाश्त करती। मीर और रुहाइमा एक दूसरे के जान थे, तो मैं और जियाल भैया एक दूसरे का जिगर। हम दोनों सहेलियां अपने भाइयों से इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर किसी एक को पीछे हटना ही था, कुर्बानी देनी ही थी, सो मैंने दे दी। वो हंसी, मगर वो हंसी बेजान थी। एल्जिना के आंसू टूट कर गिर पड़े। उसने मीशाइम को मजबूती से खुद से लगा लिया। मीशाइम रोई नहीं। उसे अपने प्यार को खोने का दुख तो था, मगर अपने फैसले पर पछतावा नहीं। ज़ेनी आपी, क्या मीर ने रिलेशन और उनके घर रहने वाली बात सबके सामने कही है? मीशाइम को उसका सामना करने में डर लग रहा था। नहीं, मेरे कान में। एल्जिना ने हाथ की पुश्त से रुखसार साफ किया और उससे अलग हुई। अगर उन्होंने अदालत में सबके सामने ऐसा कुछ कहा तो मैं जियाल भैया से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ खौफ बढ़ रहा था। हाथ बेइख्तियार आपस में उलझ गए, जैसे अपने एहसासात को काबू में रखने की कोशिश हो। वो ऐसा नहीं करेंगे। एडवोकेट वली खान औरत की इज्जत उछालने वालों में से नहीं है। एल्जिना उसे इत्मीनान देते मुस्कुरा दी, मजबूत और पुख्ता मुस्का। मीशाइम मुतमईन होकर सर हिलाते फिर से उसके गले लगी। उसे यकीन था उसकी बहन उसे बचा लेगी। मीशाइम मीर वली खान को जानती थी, जो एक भाई था, एक आशिक था, और एल्जिना एडवोकेट वली खान को जानती थी, जो वकालत का बादशाह था। मगर वो दोनों ही वली खान की मक्कारी और चालाकी से ना आशना थी, जिसका अंदाजा उन्हें अगली कार्रवाई में होने वाला था। रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। घर की दीवारें जैसे दिन भर की तलखी को जज्ब किए बैठी थी। वो लफ्ज़ सौतेली अब भी याशिम के कानों में गूंज रहा था। तब वो गुस्से में था। बात बढ़ गई थी और जबान दिल से आगे निकल गई थी। मगर अब जब गुस्सा उतर चुका था, लफ्ज़ अपने असल वजन के साथ लौट आया था। मैंने उसे ये कैसे कह दिया? वो आईने के सामने खड़ा था, मगर उसे अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। एल्जिना अपने कमरे में बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे। कभी कभी सदमा आंसू भी रोक देता है। उसे वह दिन याद आया जब पहली बार याशिम ने उसे बेटा कहा था। वह दिन जब उसने उसके स्कूल फंक्शन में सबसे आगे बैठकर तालियां बजाई थी। वो रात जब बुखार में वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनी, मैं अंदर आ सकता हूँ? याशिम की आवाज़ आई। जी पापा आइए। ज़ैनी सीधी होकर बैठी। पापा अंदर आए। वो चंद कदम आगे बढ़े मगर रुक गए, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहे हो। मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। वो उसके सिरहाने बैठे। ज़ैनी ने सर झुका लिया। मैंने जो लफ्ज़ कहा वो मेरा गुस्सा था, मेरा शोर नहीं। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा, और अगर एक लम्हे के गुस्से में मेरी ज़बान फिसल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल भी फिसल गया है। बाप की आवाज़ पहली बार कमज़ोर हुई। एल्जिना की पलकें भीग गई, मगर उसने आंसू गिरने न दिए। तुम मेरे खून से नहीं हो, मगर तुम मेरी परवरिश से हो, और बाप वो नहीं होता जो सिर्फ नाम दे, बाप वो होता है जो साया दे। मैंने तुम्हें साया देने का वादा किया था, तुम्हें जख्म देने का नहीं। ये कहते हुए उनकी आवाज़ रूंध गई। एल्जिना का दिल धुल गया। उसने याशिम को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने महज तुम्हें सौतेली नहीं कहा था, मैंने खुद को छोटा कर लिया था। वो हाथ जोड़ने लगे। बेटी ने पहली बार सर उठाया। उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, दर्द था और मोहब्बत भी। उसने हाथ बढ़ाकर याशिम के हाथ थाम लिए। पापा, मुझे कभी आपके लफ्ज़ से तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस ख्याल से हुई कि कहीं आपके दिल में भी वो फासला ना हो जो दुनिया ने बनाया है। एल्जिना ने अपना खदशा जाहिर किया। मेरे दिल में कोई फासला नहीं है, अगर है तो सिर्फ यह डर कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। याशिम ने अपना डर बताया। एल्जिना बचपन की तरह उनके सीने से लग गई। पापा ने उसके सर पर हाथ रखा। आप मेरे पापा हैं। लफ्ज़ बदल जाने से रिश्ता नहीं बदलता, मगर वादा करे आइंदा कभी खुद को मुझसे अलग नहीं करेंगे। एल्जिना ने इत्मीनान दिया। वादा, और अगर कभी मेरी ज़बान फिसल जाए तो मुझे याद दिलाना कि मेरा दिल कहाँ है। याशिम ने भी की। एल्जिना ने सर हिलाया। आज के बाद कोई लफ्ज़ हमारे दरमियान दीवार नहीं बनेगा। याशिम ने दिलासा दिया।
मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ मगर आपसे बेताल्लुक नहीं हो सकती। एलजिना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कमरे में सुकून उतर आया। कुछ रिश्ते खून से नहीं माफ़ी से मजबूत होते हैं और कुछ बाप अपनी गलती तस्लीम करके अपनी बेटी के दिल में और ऊंचा मुकाम पा लेते। एलजिना से माफ़ी मांगकर वो वापस कमरे में आए तो राना जाग गई थी। याशिम, कहाँ गए थे आप? उसने नींद से बोझल आंखें खोलकर उन्हें देखा। उन्होंने सब सुना था, वो लफ्ज़ जो बेटी के लिए कहा गया था, मगर चोट उनके दिल पर भी लगी थी क्योंकि बेटी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो उसकी इज्जत, उसकी परवरिश, उसकी पहचान थी। ज़ैनी से अपने रवैये की माफ़ी मांगने याशिम वापस बेड पर आए। आवाज़ में एहतराम था। मैंने गलती की है। वो करीब आकर बैठ गए। गलती या दिल की बात? ये सवाल सीधा था और भारी भी। जब आपने उसे सौतेली कहा तो आपने सिर्फ उसे नहीं पुकारा, आपने मेरी परवरिश, मेरी माँ होने की हैसियत को भी सवाल बना दिया। क्या मैंने कभी आपको ये एहसास दिया कि वो आपकी नहीं है? उसने नरमी से कहा, मगर आवाज़ में वो गर्मी नहीं थी जो हमेशा होती थी। याशिम कुछ लम्हे खामोश हो गए। मैंने उसे हमेशा आपके नाम से पुकारा, हमेशा उसे बताया कि उसका बाप उसका साया है, और आज एक लम्हे के गुस्से में आपने उस साये को धूप में खड़ा कर दिया। राना की आवाज़ लर्जने लगी। मैं शर्मिंदा हूँ, उससे भी और तुमसे भी। मैं जानता हूँ तुमने उसे कभी फ़र्क महसूस नहीं होने दिया और मैंने एक लफ्ज़ से सब कुछ हिला दिया। याशिम ने गलती का इकरार किया। क्या आप वाकई दिल से मानते हैं कि वो आपकी बेटी है? राना ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। वो मेरी बेटी है, इस हकीकत से बढ़कर कोई और हकीकत नहीं। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं रिश्ते बनाने में देर से आया था, मगर उन्हें खोने का इरादा नहीं रखता। याशिम बेझिझक बोले, हमने उसे बहुत मुश्किल से महफूज रखा है, दुनिया की बातों से, रिश्तेदारों की सरगोशियों से। अगर हमारे अपने लफ्ज़ी उसे जख्मी करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? राना ने उनके कंधे पर सर रखा। कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसका घर ये है, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई लफ्ज़ उसके और मेरे दरमियान दीवार नहीं बनेगा, और न आपके और मेरे दरमियान। उन्होंने उसके गिर्द बाजू हमायल किया। वो मुस्कुराई, हल्की सी मगर सच्ची। घर फिजा में सुकून लौट आया था। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, मगर जब माँ की दुआ और बाप की माफ़ी एक साथ मिल जाए तो वह रिश्ता दुनिया की हर निस्बत से मजबूत हो जाता है। झारी है उपनिस निदामत पार्ट 2 पल्लुशा साफ़ी किस्त नंबर 44। पापा आप आ रहे साथ? एलजिना ने अदालत जाने के लिए तैयार होते सदा लगाई। तुम चलो, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को लेकर आता हूँ। वो लैंड कर चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं। याशिम आईने के सामने खड़े टाई पहन रहे थे। एलजना ने सर हिलाया और अपना बैग कंधे पर डाला। वो मुड़ी तो दरवाजे पर इबाद खड़ा मिला। आपी, मैं साथ चलूं? उसने बहन का सहारा बनना चाहा। इबाद, मैं चाहती हूँ तुम भी साथ रहो, मगर ये शूबाज और सोशल मीडिया किसी के सगे नहीं होते। तुम मुझे सपोर्ट करने कोर्ट में कदम रखोगे, वहाँ पर्दे पर कोई अलग ही न्यूज़ चल रही होगी, इसीलिए तुम यहीं रहो मम्मा के साथ। एलजिना ने उसका बाजू थपथपाया और आबरू उठाकर पीछे खड़ी राना के इशारा किया। इबाद ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। एलजिना उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार का इजहार करते बाहर निकल गई। राना ने पलटकर उसे जाते देखा था। आंखों में प्यार और लबों पर दुआएं थी। अदालत नंबर 3 में गैरमामूली खामोशी थी। सामने ऊंची नशिस्त पर जज संजीदा चेहरे के साथ कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। एक कतार में पापा, चाचू और समर भी बैठे नजर आए। इस्तगासा के पीछे जहीर और जोरिन भी विराजमान थे। वकील अपनी फाइलें संभाले तैयार खड़े थे। दरवाज़ा खुला और एलजना की मसीहत में वो अंदर आई। सादा लिबास, मगर चेहरे पर अजीब सा वकार। वली खान ने जबड़े सख्त किए। कमरा, अदालत की नजरें उस पर जम गई। उसके कदमों की चाप जैसे दिल की धड़कनों से हमाहिंग हो गई। कटरे तक पहुंचते हुए मीशाइम ने एक लम्हे को भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में हौसला था, मगर एक खामोश दुआ भी। मिस्टर वली, आप कार्रवाई आगाज कर सकते हैं, जज साहब ने कंकारा। वली ने सर को खम दिया और सीट से खड़ा हुआ। कदम कदम चलकर वो कटरे के सामने आया। उसकी परफ्यूम महसूस करके मिशाइम के दिल की धड़कन बढ़ी। वही खुशबू, वही जाजिब अंदाज। मिशाइम ने कटरे की रेलिंग पर गिरफ्त मजबूत कर ली। हेलो मिस्टर मशाइम, कैसी हैं आप? वो जाहिरन सर्द और सख्त था, मगर उसकी हर सांस में उसकी खैरियत की फिक्र शामिल थी। मिशाइम की नजरें नीची रहीं। वो अपने सैंडल्स को देख रही थी। मैं आपसे चंद सिंपल सवाल पूछूंगा, इसके आपको सच सच जवाब देने हैं। वली ने प्रोफेशनल अंदाज में वाजी करते उसे देखा। ओके, उसने तायद चाही। बेख्तियार मिशाइम की पलकें उठ गई और उसकी आंखें वली खान की आंखों में मुकैद हो गई। वली के लबों पर नामहसूस मुस्कान और आंखों में चमक दर आई। वो यही चाहता था, उसे मालूम था। उसकी आंखों में देख लेने के बाद मिशाइम न झूठ बोल पाएगी, न किसी और की तरफ मुतवज्जे हो पाएगी। जी तो मिस्टर मशाइम, क्या आपने कभी डॉक्टर जियाल को उनकी वाइफ पर तशद्दुद करते देखा है? उसने बिना पलक झपकाए सवालों का आगाज किया। नहीं। वो जाहिरन पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी, मगर अंदर खौफ की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या कभी डॉक्टर रुहाइमा ने आपसे अपने शौहर के बदले रवैये का जिक्र किया था? भवें थोड़ी सी उखड़ी रखी, सवाल की अहमियत जाहिर करने के लिए। मिशाइम ने नफी में सर हिलाया। जियाल के तासुरात बदल रहे थे, उसे तयश आ रहा था जो वह जब्त करने का पाबंद था। एलजिना नॉर्मल थी। समर जाहिरन तो खामोश था, मगर उसके अंदर अलग ही तूफान चल रहा था। नयान और शादमान सरगोधा गए थे।
डॉक्टर फहाम की फैमिली को ढूंढने। आपकी मिसेज जियाल से कैसे ताल्लुकात थे? वो अब भी मजबूत और काबू रखने वाला था। हर लफ्ज़ और हर हरकत में दबाव था, मगर अब लबों पर हल्की मुस्कान और नज़रें नरम हो गई थी, जैसे दिल चाह रहा हो कि सख्ती में थोड़ी नरमी शामिल कर दे। वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड जैसी, मीशाइम स्पॉट अंदाज में जवाब देती रही। आपके मिस्टर सिद्दीकी से कैसे ताल्लुकात हैं? वो सवाल कर रहा था, हर लफ्ज़ में हल्की सुपीरियरिटी और चमक के साथ। लबों पर हल्की मुस्कान, नजरें मुर्क्स और थोड़ी सख्त एलजना को शक गुस्सा वाली बात को घुमा रहा था। वो हमारी कजिन है। वो मुनासिब जवाब देने की कोशिश कर रही थी। हर सांस में दिल और दिमाग के दरमियान कशमकश शामिल थी। लब हल्की सी लर्जिश के साथ, फिर तो अच्छी दोस्त भी होगी। वली के लबों पर हल्की तंजिया मुस्कान थी, नजरें सीधी और हर लफ्ज़ वजन के साथ। नहीं, कुछ फैमिली इख्तिलाफात की वजह से हमारा इतना मेल जोल नहीं था। सवाल के लफ्ज़ों ने हवा में एक दबाव पैदा कर दिया। वो साकित खड़ी रही, सांसें हल्की तेज, हाथ बेख्तियार झिझलाहट में हरकत कर रहे थे। दिल जोर वोर से धड़क रहा था और हर लम्हा घबराहट बढ़ती जा रही थी, जैसे हर लफ्ज़ उसे अंदर से तोड़ रहा हो। डॉक्टर सियाल से उनका कैसा रिश्ता है? सवाल जुबानी था, जाहिर मगर हर मासूम, मगर हर लफ्ज़ वज़नदार। जियाल की आंखों में शोला उतर आया। वहीं एलजना खड़ी हो गई। आई ऑब्जेक्ट सर, इस सवाल का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने बुलंद आवाज़ में मुदाखलत की। ताल्लुक पता चल जाएगा जनाब, मुझे कार्रवाई पूरी तो करने दें। वली बिना मुड़े बोला। वो किसी भी कीमत पर मीशाइम पर से नजरें हटाना नहीं चाहता था। ओवर रूल्ड मिस्टर सिद्दीकी, जज साहब ने उसे बैठे का कहा। वो बदिले नाख्वास्ता वापस बैठ गई। बताए मिस्टर मशाइम, डॉक्टर सियाल और मिस्टर सिद्दीकी के कैसे रवादत हैं? वली ने अपना सवाल दोहराया। मीशाइम ने गला तर करके उसके अकब में खड़े जियाल भैया को देखना चाहा, मगर वली ने उसके सामने रेलिंग पर जोर से हाथ मारा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब दो। वली खान मुकम्मल गुस्से में आ गया था। हर नजरें और हर हरकत सच को बेनकाब करने पर मुर्कज, लफीज और जिस्मानी ताकत और हदम का दबाव बरकरार रखा। मीशाइम सहमकर उछल पड़ी। दिल धड़क रहा और आखिरकार वो जान गई कि अब सच छुप नहीं सकता। वो साथ में पढ़ते थे। मीशाइम की आवाज लर्ज रही थी। सिर्फ साथ पढ़ते थे। उसने लब हल्के दबाए हुए पूछा, हल्की सी तंजिया मुस्कान के साथ, चेहरा संजीदा मगर अबरो का इशारा सब कुछ कह रहा था। अच्छे दोस्त थे। मीशाइम की हर हरकत, हर जबकि हर हल्की सी लर्जिश इस बात का ऐलान कर रही थी कि झूठ बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। दिल धड़क रहा, जबान रुक गई और हर लम्हा सच के सामने बेबस होने का एहसास बढ़ता जा रहा था। क्या सिर्फ दोस्त थे? सवाल बिल्कुल सीधा था, कोई इजाफी पर्दा नहीं। नजरें सीधी, सर थोड़ा आगे झुका हुआ। वो शादी करना चाहते थे पर हुई नहीं, और वो दबाव में आकर सच बोलते बोलते रुक गई। हर लफ्ज के साथ शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। जबान अधूरी, सांस बेतरतीब, आंखें झुकी हुई, और दिल में एहसास था कि अगर ये सब कहना शुरू हुआ तो सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। उसने अचानक बात रोक दी और खामोशी ने कमरे में शिद्दत पैदा कर दी। और फिर डॉक्टर सियाल की शादी रुहाइमा से करवाई गई, राइट? उसका अधूरा जुमला वली ने मुकम्मल किया। उसने आंखें मीचकर सर इस्बात में हिलाया। थैंक यू मिस्टर मशाइम, आप जा सकते हैं। सब कुछ वाज़ेह और साफ हो गया था। तनाव और खौफ के बाद उसने नजरें नरम की, लबों पर हल्की मुस्कान सजाई और आहिस्ता से कहा, मीशाइम किसी को देखे बिना मुंह पर हाथ रखे कमरे अदालत से बाहर भाग गई। जियाल ने दर्द को लंबा सांस लेकर निकाला। इन सब का रुहाइमा मर्डर केस से क्या ताल्लुक? एलिजना ने फिर से मुखालफत की। ताल्लुक है। एक शादीशुदा जोड़े में दरार हमेशा किसी तीसरे की वजह से बनती है, और मिस्टर सिद्दीकी रोज़ अव्वल से जियाल और रुहाइमा के दरमियान मौजूद रही है। डॉक्टर सियाल उन्हें कभी दिल से निकाल ही नहीं पाए और रुहाइमा के साथ खियां बढ़ती गई, हत्ता कि उन्हें उसे कत्ल करने की नौबत पड़ गई। दैट्स ऑल योर ऑनर। कुछ लम्हे के पहले नरमी और अब क्लोजर आया था। वली खान फिर से सख्त हुआ। हर नजरें सीधी, हर लफ्ज पुरजोश, हाथ मेज पर मजबूत रखे हुए, सर थोड़ा सा आगे किया हुआ, और हर पॉइंट को उसने वाज़ी तौर पर गिनाया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। बात मुकम्मल करके वली खान अपनी सीट पर आ गया। एल्जिना ने सर झुका लिया था। आंसू टूटकर फर्श में जज्ब हुए। सिद्दीक और हमदान ने आए भरते सर झटका। समर की आंखों में पहली दफा एल्जिना के लिए तकलीफ उभरी। जियाल ने सर हाथों में गिरा दिया था। डिफेंस कुछ कहना चाहेगा? जज साहब ने डटी आवाज में बोला। एल्जिना ने सर दाएं से बाएं नफी में हिलाया। जस्टिस चौधरी साहब ने सामने के सफ में देखा, समर वहां नहीं था। वो हैरान हुए और फिर सामने पड़े कागज पर चंद इबारत लिखी। केस का फैसला 15 मिनट के ब्रेक के बाद होगा। वो हुक्म सुनाते उठ गए। अपने पीछे खड़े पहरेदार को आंखों के इशारे से करीब आने का इशारा किया। वो उनके चेहरे के सामने झुका। समर को ढूंढो, वो बचकर भाग न पाए। अगर वो हाथ से निकल गया तो हम सब फंस जाएंगे। जल्दी जाओ, मैं मलिक साहब को इत्तला करता हूँ। उन्होंने पहरेदार के कान में सरगोशी की। पहरेदार उनके हुक्म पर अमल पैरा होते बाहर को भागा। वहीं कमरा अदालत के बाहर नहयान और शादमान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते नजर आए। उनके बीच फहाम के बीवी बच्चे चलते ऊपर चढ़ रहे थे। समर ने मुंह पर मास्क पहना और नीचे जाते हुए चेहरा नीचे करके शादमान के साथ जोर से टकराया। सॉरी सॉरी।
شادمان کا دھیان کمرہ عدالت کے جانب تھا۔ اس نے ساتھ ٹکرانے والے شخص کو نہیں دیکھا۔ الزنا اب بھی بدحواس ہو کر بیٹھی تھی۔ ولی خان سپاٹ تاثرات بنائے اس کے پاس آیا۔ ڈونٹ مائنڈ مسٹر صدیقی، اٹ واز ناٹ پرسنل، اس نے بے پرواہ ہو کر کہتے شانے اچکائے۔ میں مائنڈ کروں گی ولی خان، بیکاز اٹ واز ریئلی پرسنل ٹو می، اور اس کا جواب میں سود سمیت دوں گی۔ الزنا نے سیٹ پر رکھے ہاتھوں پر زور دیتے کھڑے ہو کر اسے گھورا۔ ہاؤ آئی وڈ لو ٹو، ولی بے باک ہنسا۔ یو نو آئی لو چیلنجز، اس نے آنکھ کا کونا دبایا مانو راز کی بات یاد دلائی ہو۔ الزنا گرم سانس خارج کرتے کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ ولی خان لب بھینچے دوسرے بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس الزنا کو نہیان اور شادمان مل گئے تھے۔ کیا ہوا الزنا؟ اتنی خاموشی؟ نہیان عدالت کے اندر خاموشی دیکھ کر دھل گئی۔ سب برباد ہو گیا نہیان، سب ختم ہو گیا، الزنا نے بے ترتیب سانسوں میں بتایا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، ہم فہام کی فیملی کو لے آئے ہیں۔ جہیز صاحب کہاں ہیں؟ شادمان نے بلندی پر خالی چیئر کو دیکھا۔ میں زیال کو نہیں بچا پائی۔ الزنا اپنے حواسوں میں نہ لگی، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ الزنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ صالح صاحب بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ شادمان ان سے کارروائی کے دوران ہوئے مباحثے کی تفصیلات سن رہا تھا۔ ان سے تھوڑا دور پلر کے ساتھ ولی ہاتھ سینے پر باندھے مایوس کھڑا تھا۔ وہ 1.5 سال بعد میشائم سے روبرو ہوا تھا اور اس نے اتنی تندی دکھا کر اسے رلا دیا تھا۔ اس وقت دل کے بھڑس کو وہ سگریٹ نوشی کے ذریعے نکال رہا تھا۔ آپ نے زیال کی بہن کو اتنی آسانی سے جانے دیا؟ زورین بڑے بھائی پر خفا ہوا۔ اس کے بیان کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ بس پاسا پلٹنے کی چال تھی۔ وہ اپنے کیے گئے فیصلوں پر غور کر رہا تھا، دل دکھ اور پچھتاوے سے بھرا ہوا، نظریں جھکی، لب بھینچے، اور ہر سانس میں افسوس کی لہریں محسوس ہو رہی تھی۔ باہر سے پرسکون مگر اندر ایک طوفان سا تھا، تھوڑا اور ذلیل کرتے پھر انہیں ہماری تکلیف محسوس ہوتی۔ زورین کے دل میں کھی اور ناراضگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ بدلہ آدھا رہ جانے کا احساس اسے برا لگا رہا تھا۔ ہوگی، انہیں ہماری تکلیف ضرور محسوس ہوگی، ان کی وجہ سے ہماری بہن دور ہوئی ہے، اب ان کی بہن کو ان سے دور کر کے ہی ہمارا اصل بدلہ پورا ہوگا۔ ظہیر پر سوچ انداز میں بولا۔ ولی کے دماغ میں دھماکہ ہوا، کچھ دیر قبل کے لمحات یاد آئے۔ اسے میشائم دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بفرے شیر کی مانند اپنے بھائی پر جھپٹا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اچانک وہ رک گیا، نظریں بڑی ہو گئی، سانس تیز اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ بے اختیار ہل رہے تھے۔ دل وور وور سے دھڑک رہا تھا اور جسم میں ایک لرزش سی دوڑ گئی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ بالکل فریز ہو گیا، جیسے دنیا رک گئی ہو اور ہر لمحہ خطرے سے بھرا ہوا ہو۔ ظہیر جی جوڑ کر رہ گیا۔ زورین کی آنکھیں باہر آ گئی۔ میشائم کہاں ہے زورین؟ نظریں تیز، ابرو اکھڑی ہوئی، ہاتھ اور جسم کے ہر اشارے میں شدت آ گئی۔ وہ بھرپور آواز میں چلایا۔ ظہیر نے لب بھینچے رکھے تو وہ دوسرے بھائی پر جھپٹا۔ زورین نے ڈرتے ہوئے اسے ردات سنائی۔ وہ پھر سے ظہیر پر برسا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تھا نا، میں اپنے طریقے سے بدلا لوں گا۔ تم دونوں خود کو ان معاملوں سے دور رکھو۔ جرائم کی دنیا کے لیے میں کافی ہوں، جس کو بھی مارنا ہو میں ماروں گا۔ تم دونوں اپنے ہاتھ خون سے مت رنگو۔ ولی ظہیر کا کالر دبوچے کر آیا۔ میرے بھائی، وہ ظہیر کا رنگ فک ہو گیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ ولی نے اس کا کالر چھوڑ کر اسے پرے کیا اور خود 3 سیڑھیاں فاندتے نیچے اترتا گیا۔ دوسری طرف الزنا پسینہ پسینہ ہو گئی، اچانک سر چکرانے لگا۔ نہیان نے اسے سہارا دیا۔ الزنا کیا ہوا؟ نہیان اسے سہارا دینے لگی۔ اس کی گھبرائی آواز سن کر شادمان نے پیچھے دیکھا اور الزنا کو لڑتے دیکھ کر فوراً اسے سنبھالنے لپکا۔ وہ دونوں ہی اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یاشم اور مصطفیٰ کمال صاحب ابھی گاڑی سے اترے تھے۔ الزنا کو بے ہوش دیکھ کر یاشم حواس باختگی سے اس کے بھاگا۔ کیا ہوا؟ دل کی دھڑکن تیز، سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں خوف اور اضطراب سے بڑی۔ وہ بیٹی کے خیال سے لرز رہا تھا، ہر دھڑکن اس خوف کی باگشت کر رہی تھی کہ کہیں وہ کھو نہ جائے۔ ہر لمحہ ایک چھوٹا سا دھچکا، ہر خیال ایک طوفان، اور ہر سانس میں شدت تھی۔ پتہ نہیں، اچانک بے ہوش ہو گئی۔ نہیان نے اور اضطراب کے باوجود الفاظ صاف کرنے کی کوشش کی۔ یاشم جلدی اسے ہسپتال لے جاؤ، یہاں میں دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب ان کے پیچھے اوپر آئے۔ یاشم اور شادمان اسے سہارا دیتے گاڑی کے بڑھے۔ دوسری طرف چاروں طرف میں غیر معمولی طور پر خاموش تھی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ میشائم کو اندازہ بھی نہیں ہوا کب عدالت سے نکلنے کے بعد پیچھے آتی گاڑی اس کے قریب رکی، کب کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا، اور کب دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ دھندلا تھا۔ وہ کسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ بدی ہوئی نہیں تھی، مگر جس میں جان نہیں تھی۔ اگلے لمحے اس نے محسوس کیا ہوا بھاری ہے، سانس اندر گئی مگر پوری نہ ہوئی۔ گاڑی کے شیشے بند تھے، دروازے لاک، اور چاروں طرف ایک عجیب سی بو، تیز کیمیکل جیسی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ہینڈل نہ ہلا، سانس تیز ہونے لگی، ہر سانس کے ساتھ سینہ جلنے لگا۔ زہریلی گیس آہستہ آہستہ پورے کیبن میں بھر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، سر چکرانے لگا۔ یا اللہ! اس کے لب ہلے۔ اچانک اس کی وائٹ کرتے کے جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکالا۔ اسکرین پر نام چمکا۔ میر اول تو اسے یقین نہیں آیا، وہ 1.5 سال بعد اسے کال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چنگاری بھڑکی، کانپتی انگلیوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو! آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میشائم، تم کہاں ہو؟
दूसरी तरफ से बेचैन आवाज आई। वो बोलना चाहती थी मगर खांसी ने जकड़ लिया। वो कुछ बता नहीं सकी। उस तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज बदल गई। वो नर्म लहजा नहीं था, वो अज़्म था। मीशाइम, सुन रही हो मुझे? उसने तेज मगर मजबूत लहजे में कहा। मीशाइम ने तेज तेज सांस लेते सर हिलाया, जैसे मीर उसे देख रहा हो। आंखें बंद नहीं करना, सांस रोक कर रखो जितना हो सके। सख्त लहजे में हिदायत दी गई। मुझे सांस नहीं आ रही मीर, मैं मर जाऊंगी। वो शीशे पर हाथ मारने लगी, मगर ताकत खत्म हो रही थी। उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। दूसरी तरफ उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जाग गया था। मीर वली खान के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। हर लफ्ज में फौलाद था। मैं आ रहा हूँ, कॉल बंद मत करना। मोहब्बत भरी सख्ती से एक और हिदायत मिली। मीशाइम ने मोबाइल हाथ में पकड़े हुए सर रखा और सांस खींच कर रखी। दूसरी तरफ मीर वली खान गाड़ी में बैठा, चेहरा सख्त, आंखों में खौफ भी था और गुस्सा भी। उसने स्टीयरिंग पकड़ा, एक्सीलेटर पर पांव रखा। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ पड़ी। सिग्नल रफ्तार की हद, कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ख्याल, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, जबड़ा भिंचा हुआ, मगर गुस्से से ज्यादा खौफ था। वो खौफ कि अगर देर हो गई तो। उसने रफ्तार और बढ़ा दी। इंजन की आवाज फिजा को चीर रही थी। वहीं गाड़ी के अंदर मीशाइम की आंखें बोझल हो रही थीं। हर सांस अब जहर बन चुकी थी। उसने मोबाइल को सीने से लगा लिया। मीर, आप आएंगे ना? उसने खुद से सरगोशी की। आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा, सांस अटक गई। सड़क पर वो दीवाना वार गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार बेबसी की झलक थी। बस थोड़ी देर और। वो जैसे उसे सुनाने के लिए बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने मीशाइम के साथ साथ अपने आप से भी वादा किया और गाड़ी रश को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। उसकी गाड़ी तपती दोपहर की सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रफ्तार इतनी तेज कि स्पीडोमीटर की सुई कांप रही थी। फोन उसने स्पीकर पर लगा रखा था। लोकेशन ट्रेस हो रही थी। मीशाइम की आंखें बंद हो गई थी। बस सांस रोके रखो, वो बार बार खुद से भी कह रहा था, जैसे उसकी आवाज हवा में तहलील होकर उस तक पहुंच जाएगी। उसके जहन में एक ही नक्शा चल रहा था, सुनसान इलाका, वही सिम जहां सिग्नल आखिरी बार मिला था। उसकी आंखों में अब खौफ साफ नजर आ रहा था, वो खौफ जिसे वो हमेशा दूसरों में देखता था, आज खुद के अंदर महसूस कर रहा था। मीशाइम की सांसें टूटने लगी थी, सीना जल रहा था, आंखों के सामने धुंध फैल गई थी। उसने दरवाजे पर कमजोर सा हाथ मारा, कोई आवाज नहीं हुई। हवा अब जहर बन चुकी थी। उसने खुद को सीट के साथ टिका लिया। उसे ये अपना आखिरी लम्हा लग रहा था। नहीं, आंखें बंद नहीं करना। उसे मीर की आवाज याद आई। उसने आखिरी हिम्मत जमा की, सीट के नीचे हाथ मारा। कुछ सख्त सा लगा। वो टूल किट थी। कांपते हाथों से उसने वो धाती रॉड निकाली, शीशे की तरफ उठाया। जोर नहीं था। पहला वार कमजोर पड़ा, सांस और अटक गई। उसने पूरी ताकत समेटी, दूसरा वार किया और शीशा दरार खा गया। वो खांसती हुई सीट पर झुक गई। गैस अब भी थी, मगर बाहर की हवा ने जिंदगी का एक रास्ता खोल दिया था। उधर मीर वली खान उस सुनसान गली में पहुंच चुका था। दूर एक गाड़ी की हेजर लाइट्स मध्यम सी झिलमिला रही थी। उसने ब्रेक नहीं लगाई। गाड़ी तकरीबन फिसलती हुई रुकी। वो दरवाजा खोल कर दौड़ा। गाड़ी के करीब पहुंचा तो शीशा में छोटा सा दर्ज मिला। दिल एक लम्हे को रुक गया। मीशाइम, उसने फ्रंट सीट का शीशा तोड़कर स्टीयरिंग के नीचे कुछ तारें जोड़ी और स्पार्क के साथ गाड़ी स्टार्ट हुई। दरवाजों के लॉक खुल गए। उसने फौरन से दरवाजा खोला। वो नीम बेहोश हालत में थी, सांस तेज, चेहरा जर्द। उसने फौरन उसे बाहर खींचा, जमीन पर लिटाया। मुशाइम, आंखें खोलो। उसकी आवाज में हुक्म भी था, इल्तिजा भी। वो बमुश्किल आंखें खोल पाई। उसके अंदर जमा खौफ एक लम्हे को आंखों में चमका, फिर अफसोस में बदल गया। उसने उसे अपने बाजू में उठा लिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी थी, मगर आंखों में एक वादा जल रहा था। दूसरी तरफ चंद ही मिनटों में एल्जिना को अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड की रोशन सफेद लाइट्स, तेज कदमों की आवाजें, डॉक्टर्स की हिदायतें। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया है, शायद पैनिक अटैक है। ड्यूटी डॉक्टर फौरन इलाज में जुट गए। शादमान दरवाजे के बाहर बेचैनी से चल रहा था, हाथों की मुट्ठियां बंद। दिल में अजीब सा खौफ, इतनी मजबूत दिखती है मगर अंदर से खुद को कितना थका चुकी है। वह दिल ही दिल में सोच रहा था। हवाई अड्डे की पार्किंग में मामूल का शोर था। हवा में जहाजों के इंजनों की गूंज थी, मगर समर के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में पासपोर्ट था, टिकट जेब में मुड़ी हुई। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था। अब तक जस्टिस चौधरी और मलिक रियाज को मेरे फरार का अंदाजा हो गया होगा। उसने बोर्डिंग के कतार में खड़े सोचा, बस एक फ्लाइट और सब खत्म। वो खुद से बड़बड़ाया, लेकिन वह जानता था ये इतना आसान नहीं होगा। बोर्डिंग मुकम्मल होने के बाद जैसे ही वो डिपार्चर गेट की तरफ बढ़ा, अचानक दो सियाह गाड़ियां पार्किंग के कोने पर रुकीं। दरवाजे खुले, चार हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे बेतासुर थे, कदम सीधे समर की तरफ। वो मलिक रियाज के आदमी थे। समर के कदम रुक गए। दिल ने कहा, अक्ल ने कहा, देर हो चुकी है। वो लोग उसे देख चुके थे। वो अचानक मुड़ा और एयरपोर्ट के अंदर दौड़ लगा दी। लोग हैरत से देखने लगे। एक आदमी ने पुकारा, रुको, लेकिन समर दौड़ता रहा। सांस फूलने लगी। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई मरोड़ दी।
कहाँ जा रहे हो समर साहब? भारी आवाज उसके कान के करीब गूंजी। वो पकड़ा जा चुका था। हर सू शोर गुल मचा था। लोग खौफो हरास से उन लोगों से दूर हो गए। एयरपोर्ट का अमला भी मदद को न आया। समर को उठाकर गाड़ी की तरफ घसीटा गया। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, उसने हाँफते हुए कहा। सामने बैठा आदमी मुस्कुराया। वही मखसूस सर्द मुस्कुराहट। बॉस ने कहा था, अगर ये उड़ने की कोशिश करे तो उसके पर काट देना। उसने मलिक रियाज की हिदायत दोहराई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और एयरपोर्ट से आगे बढ़ गई। समर के जहन में सिर्फ एक ख्याल था, क्या ये मेरी आखिरी रात है? उसने बेबसी से सर झटका। पता नहीं शादमान ने वो पेपर देखा होगा या नहीं, दिल में सोचा था। उन लोगों के हाथों मरने से अच्छा तो उसे खुद को शादमान के हवाले करना बेहतर लगा। शहर पीछे रहता गया तो उसने आंखें बंद की। रुहाइमा का चेहरा याद आया, फिर जियाल का बेबस चेहरा और सबसे आखिर में एल्जी अजीना का चेहरा। उसने सबको बहुत अजियतें दी थी। उस आदमी ने फोन निकाला, किसी को कॉल की। जी बॉस, पकड़ लिया है जी। जिंदा है, आगे क्या हुक्म है? चंद लम्हे खामोशी, फिर उसने समर की तरफ देखा। बॉस कहते हैं अब उसे समझाया जाएगा हमेशा के लिए, उसने जुमाइनी अल्फाज में कहा और आगे बढ़ गया। समर किसी भी तरह बचने की दुआएं करता रहा। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों से निकलकर वीरान सनती इलाके में दाखिल हो गई। दूर दूर तक बंद फैक्ट्रियां, टूटे शीशे और जंग आलूद गेट। गाड़ी एक सुनसान गोदाम के सामने रुकी। समर को बाजू से पकड़कर अंदर घसीटा गया। लोहे का दरवाजा बंद हुआ। आवाज ऐसी जैसे किसी उम्मीद पर आखिरी मोहर लग गई हो। अंदर एक बल्ब मध्यम जल रहा था। साए दीवारों पर लंबे हो रहे थे। सामने कुर्सी रखी गई। समर को उस पर बिठाकर हाथ बांध दिए गए। तुमने सोचा था हमसे बच जाओगे? वही भारी आवाज गूंजी। उसके सामने मलिक रियाज बैठे थे। नफरत भरी नजरें समर पर गाड़ दी थी। मैंने जो किया देर से किया, मगर दुरुस्त किया। मुझे बहुत पहले भाग जाना चाहिए था। समर ने हिम्मत जमा की। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो करा उठा। होंठ से खून बहने लगा। फिर दूसरा घूंसा पेट में पड़ा। सांस रुक गई। जमीन पर गिरकर भी उसने दांत बींच लिए। अगर मुझे कुछ हुआ तो सब जान जाएंगे। उसने बमुश्किल सांस लेने की कोशिश की। दरवाजा दोबारा खुला। भारी कदमों की चाप, एक और ताकतवर सा वजूद अंदर दाखिल हुआ। वो चौधरी साहब थे। चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट, आंखों में गुरूर। समर, वो आहिस्ता बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। वो जताते हुए हैरान हुए। अपने भाई का भी नहीं सोचा? वो अभी भी हमारे कब्जे में है। चौधरी साहब उसके जबड़े पर जूते से दबाव दिया। समर ने जख्मी हालत में सर उठाया। उसे मुस्तफ़ा कमाल साहब रिहा करा लेंगे। उनके आगे तो वली खान की भी नहीं चलती, और आप जैसे जजों को वो अच्छे से जानते हैं। समर ने खून भरी थूक उनके जूते पर उछाली। कमरे में खामोशी छा गई। बॉस ने इशारा किया। एक आदमी ने लोहे की रॉड उठाई। समर के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसकी आंखों में अब खौफ कम, पछतावा ज्यादा था। रॉड हवा में उठी थी। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 अज पलवशा साफी किस्त नंबर 45। अदालत का ब्रेक तमाम हुआ। जस्टिस रिजवी को अचानक सुनवाई के लिए बुलवाया गया था। वो पेशानी पर आया पसीना साफ करते कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुए। उनके तशरीफ फरमा होने के बाद जियाल पुलिस एहलकारों के घेरे में चलता अंदर आया और अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने सर झुकाया हुआ था, इसलिए अलजीना की खाली नशिस्त देख नहीं पाया। आज तो बहुत बड़े लोग आए हुए हैं। जस्टिस रिजवी ने कमाल साहब को देखते हुए कहा, जनाब मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह के ज़ात के साथ अच्छी लगती है। कमाल साहब अपनी जगह से खड़े हुए। बेशक बेजेद साहब ने कलम उठाया। योर ऑनर मिस सिद्दीकी की जगह यहाँ से आगे ये केस मैं जारी रखूंगा। ये मेरा वकालतनामा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपना लाइसेंस उनके सामने किया। जियाल ने पहली मर्तबा चौंक कर सर उठाया। उसने एल्जिना की जगह मुस्तफ़ा कमाल को देखकर परेशानी से पिछली कतार में पापा और चाचू को देखा। वो इस जानिब मुतवज्जे नहीं थे। फिर उनसे कदरे फासले पर खड़ी नहयान को देखा तो उसे पास आने का इशारा किया। वो सीट की पुष्ट से गुजरकर उसके पास आई। नहयान ज़ेनी कहाँ है? उसने फिक्रमंदी से कहा। आवाज नरम थी, मगर दिल की गहराई से निकली हुई। आंखों में तशवीश साफ झलक रही थी। वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अस्पताल लेकर गए हैं। उसने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली और जैसे दिल पर पत्थर रखकर कहा। वहाट खबर सुनते ही वो जैसे पत्थर हो गया। आंखें फैल गई, सांस सीने में अटक गई और दुनिया की आवाजें मध्यम पड़ गई। लब खुले थे, मगर लफ्ज कहीं गुम हो चुके थे। वो शौक में था। इतना शदीद कि जज्बात भी देर से वापस आए। उसकी आवाज बुलंद थी। जहेद साहब और कमाल साहब समेत पापा और चाचू ने भी उसे देखा। जहीर और जोरेन लब भींचे बैठे रहे। डॉक्टर सियाल की आंखों में सिर्फ एक बेकरारी दर आई। उसके कदम बेख्तियार आगे बढ़े। वो कटहरे से उतरकर बाहर को भागा। जियाल रुको। नहयान और साले साहब उसके पीछे लपके। दीगर एहलकारों ने भी उसे जकड़ लिया। मुझे जाने दे, मैं उसे बचा सकता हूँ। जियाल की आवाज काम गई, मगर इरादा नहीं। आप जेर हिरासत है, हमें हुक्म है कि आपको कहीं जाने न दिया जाए, पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा। मुस्तफ़ा साहब भी उनके पास आए। जेद साहब सीट से उठकर माजरा देखने लगे। मैं भागूंगा नहीं, चाहे तो आप साथ चले। मैं डॉक्टर हूँ, मुजरिम नहीं। वो मरीज है और मेरी जिम्मेदारी। प्लीज आई प्रॉमिस में वापस आऊंगा। फिर चाहे मुझे इस तरह जाने की अलग से सजा दे दे, पर अभी जाने दे। सियाल की आंखों में आंसू चमक उठे। आप पर संगीन इल्जामात है। अगर आप फरार हो गए तो? साले साहब कनकारे।
اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایک دفعہ وہ سنبھل جائے میں خود آ کر سرنڈر کر دوں گا۔ قانون سے نہیں بھاگوں گا، مگر اس وقت زندگی کو بچانا قانون سے پہلے ہے۔ پلیز نہیان، میں روحائمہ کو نہیں بچا پایا تھا، الزینہ کو نہیں کھو سکتا۔ زیال نے بے بسی سے نہیان کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے۔ جاؤ۔ نہیان نے اسے اپنی کار کی چابی دی۔ نہیان، یہ قانون کے خلاف ہے۔ صالح صاحب غصہ ہوئے۔ کیسے خلاف ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب سامنے آئے۔ سر، مرڈر کیس ہے، صالح صاحب نے وضاحت دینا چاہی، جو اب تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ زیال اب تک بے گناہ ہے، بلکہ اتنے عرصہ ایک بے گناہ کو قید میں رکھنے پر میں آپ سب پر الگ چارج لگاؤں گا۔ زیال، آپ جاؤ۔ انہوں نے رعبدار آواز میں اصل قانون دکھایا۔ سر، میں ساتھ جاتی ہوں، میں زیال کو واپس لے کر آؤں گی۔ نہیان فوراً بولی۔ صالح صاحب خاموش ہو گئے۔ زیال اور نہیان تیز تیز باہر نکلے۔ مصطفیٰ کمال صاحب لمبے ڈگ بھرتے اندر گئے اور ولی خان کے اسسٹنٹ کے سر پر پہنچے۔ ولی کہاں ہیں؟ ان کی آواز ایسا رعب تھا کہ کمرے کی فضا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ جی وہاں کسی سے ملنے گئے تھے، اسسٹنٹ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے فوراً بلاؤ، مجھے ابھی اس سے ملنا ہے، کمال صاحب نے بیلچک لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ اختلاف کا تصور بھی کمزور پڑ گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ اب پلٹنے کی گنجائش نہیں۔ اسسٹنٹ سر اسبات میں ہلاتے کال ملانے لگا۔ جناب، میری گزارش ہے فیصلہ کل تک ملتوی کیا جائے، کئی ساری زندگیوں کا سوال ہے۔ کمال صاحب نے جہید صاحب سے درخواست کی۔ جسٹس رضوی نے حامی بھری اور عدالت برخاست کر دیا۔ اسپتال کی سفید دیواریں ہمیشہ سے سرد لگتی تھی، آج وہ اور بھی بے رم محسوس ہو رہی تھی۔ میشائم بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی سانسیں اب نارمل تھی، مگر کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ چہرہ زرد، پلکیں بوجھل، مشین کی ہلکی بیپ، کمرے میں بس یہی آواز گونج رہی تھی۔ دروازے کے قریب وہ کھڑا تھا، میر ولی خان۔ اس وقت نہ وہ غصے میں تھا، نہ تیز لہجے میں، آج اس کے چہرے پر صرف تھکن تھی اور وہ خوف جو اس نے سڑک پر دوڑتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، کہہ گیا تھا خطرہ ٹل گیا ہے، بروقت شیشہ توڑ دیا گیا، ورنہ گیس جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ کوریڈور میں کھڑا وہ پیشانی مسل رہا تھا۔ جب اسے زیال لفٹ سے نکلتے ہوئے نظر آیا، وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو کال ملائی۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ زیال باہر کیسے آیا؟ وہ بے یقینی سے دہاڑا۔ سر، وہ مس صدیقی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں تو مصطفیٰ صاحب نے اس کی جان بچانے زیال کو ضمانت دلوائی۔ سر، آپ جلدی آ جائیں، مصطفیٰ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسسٹنٹ نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایک طرف میشائم کی تکلیف پر دکھ ہو رہا تھا، تو اب دوسری طرف الزینہ کی طبیعت ناسازی پر افسوس۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ڈانٹ کھانی باقی تھی۔ ولی کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کال بند کرتا ایک مرتبہ پھر وارڈ کے اندر آیا۔ میشائم اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی سانسیں اب ہموار تھی، مگر ہر سانس اسے یاد دلا رہی تھی کہ یہ کتنی مشکل سے واپس آئی ہے۔ مشائم، کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً قریب آ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ مجھے گھر جانا ہے، اگر فیملی کو پتہ چلا تو یہ دشمنی ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ ڈر صاف تھا، غصہ صرف پردہ تھا، اصل خوف اندر چیخ رہا تھا۔ تمہاری فیملی یہی ہے، انہیں ابھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، تمہیں تھوڑی دیر اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں سچی فکر تھی، آواز میں کوئی حکم نہیں تھا، صرف محبت بھری فکرمندی تھی، جیسے اس کی سلامتی اس کا سکون ہو۔ میری فیملی یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ مس صدیقی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے لے کر آئے ہیں، اس نے جی چکتے ہوئے وضاحت دی۔ یا اللہ زینی، آپ ہی کو تو زیادہ پریشانی میں فٹس پڑتے ہیں۔ اس نے دل تھام لیا۔ آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میشائم خفا ہوتے رخ پھیر گئی۔ میں زیال اور خود میں سے کسی ایک کی محبت کو بچا سکتا تھا۔ وہ لمحے کو رکا اور میں نے اپنی محبت بچائی۔ اس نے گہری سانس لی، نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹھہری، پھر آہستہ سے جھک گئی۔ لہجے میں دوری کا افسوس بھی تھا اور محبت کا احترام بھی، جیسے وہ روک سکتا تھا مگر روکنا چاہتا نہیں تھا۔ میشائم کے چہرے کا رنگ اتر گیا، اس نے افسردگی سے رخ اس کے جانب کیا۔ ولی خان پلٹ چکا تھا، میشائم کے سمت اس کی پشت تھی۔ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، انہوں نے غلط کیا، بہت غلط۔ اس کے لہجے میں صفائی نہیں تھی، بس سچی ندامت تھی، جیسے دل بوجھل ہو اور لفظ معافی کی صورت باہر آ رہے ہو۔ میشائم کی خفگی مان پڑ گئی تھی، وہ ولی خان تھا، اس نے ہمیشہ صرف میشائم کے سامنے ہی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور میشائم نے ہمیشہ اس کی عزت کا پاس رکھا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کو ڈرتے دیکھا ہے، وہ دھیرے سے بولا، مگر آج پہلی بار خود ڈرا تھا۔ بات عام سی تھی، مگر لہجے میں چھپی فکر صاف بتا رہی تھی کہ معاملہ صرف صحت کا نہیں دل کا ہے۔ میر ولی خان بھی ڈر سکتا ہے۔ میشائم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، وہ پلٹا، اس کے قریب ہلکا سا جھکا، اس کے ماتھے سے بکھرے بال ہٹائے۔ جب بات تمہاری ہو تو ہاں، اس نے بنا خوف کے کہا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو فاصلے پیدا کرتی ہے، یہ وہ خاموشی تھی
जो दिलों को करीब लाती है। तुम फिक्र मत करो, सब मैंने बिगाड़ा है, मैं ही ठीक करूंगा। हर लफ्ज में यकीन और पुख्तगी थी, कोई हिचकिचाहट नहीं। मीशाइम जान गई कि अब ये फैसला हतमी है और कोई मुखालफत रंग नहीं लाएगी। उसने हामी भरी। अभी तुम आराम करो, उसने नरमी से हिदायत दी। मीशाइम ने आंखें बंद कर लीं। वली खान उसे तसल्ली देते कमरे से बाहर निकल गया। उसे मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिलने पहुंचना था। इसी अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में खामोशी फैली हुई थी। सफ़ेद दीवारें, मध्यम रोशनी और हर चेहरे पर बेचैनी की लकीरें। राना दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, आंखें सुर्ख, हाथ कांपते हुए। रिश्तेदार एक एक करके आ रहे थे। माँ बाप, सास ससुर, भाई भाभी, सबकी जबान पर दुआ थी, मगर दिलों में पछतावा। अचानक माँ के आंसू बह निकले। शादमान उनसे अलग कोने में याशिम के साथ खड़ा था। अचानक राना को अपने कंधे पर एक नर्म लम्स महसूस हुआ। उसने भर आई नजरों से गर्दन घुमाकर देखा। वो आयत थी। सारी अनाव बुक्स बुलाए उसकी बेस्ट फ्रेंड। राना उसके हिसार से जा लगी। आयत ने उसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। एकदम दोनों दिलों की बर्फ पिघल गई। एक टूट रही थी, दूसरी संभाल रही थी। आयत मेरी बेटी। राना बिलक कर रो पड़ी। कुछ नहीं होगा, हमारी ज़ैनी को वो ठीक हो जाएगी। आयत उसे सहारा देते चुप करवा रही थी। पिछले 5 सालों में पहली मर्तबा दौरा आया है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने कभी अपनी बेटी का दिल नहीं देखा, बस उस पर अपनी मनमानी मुसल्लत करती रही। जार वो कतार रोते वो हाल दिल बयान करने लगी। खुद को इल्ज़ाम मत दो, आयत ने उसका शाना थपथपा कर दिलासा दिया। कैसे न दूं? माँ की आवाज़ में कर्ब था। हमने अपनी जिद में रिश्ते तोड़े, फैसले मुसल्लत किए, बच्चों के दिलों को नज़रअंदाज किया। आज वो अस्पताल के बिस्तर पर है और मैं सोच रही हूँ कि ये सब हमारी सख्ती का नतीजा तो नहीं। राना को एक एक करके अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। कॉरिडोर में बैठा सदीफ भी सर झुकाए सुन रहा था। उसकी आंखों में भी नदामत थी। सब रिश्तेदारों की आंखें भी नम हो गई। अन्ना सबसे बड़ा दुश्मन है, आयत धीरे से बोली। हमने अपनी अन्ना बचाने के लिए बच्चों के जज्बात को कुर्बान कर दिया। मैंने भी जियाल के साथ बहुत ज्यादती की है। आज अगर उसे सजा हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाती। आयत के जज्बात भी बह निकले। वह दोनों वहीं खड़ी रही, कंधे झुके, नजरें जमीन पर जमी हुई और आंसू उनके गालों पर बहने लगे। हर सांस में पछतावा और नदामत झलक रहा था। दिल के भारी बोझा ने जबान को खामोश कर दिया था। लफ्ज कम, आंसू ज्यादा बोल रहे थे, जैसे दिल के दरवाजे खुद खुल गए हों और अंदर की सजा बाहर निकली हो। मुझे माफ कर दो आयत, इतने बरस तुम्हें सताती रही, बच्चों से बिना वजह बदसलूकी करती रही। राना ने उसके आगे हाथ जोड़े। माफी मुझे भी मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। आयत ने उसके हाथ पकड़ लिए। दोनों के आंसू फिर से टूट गए। रोते रोते अफसुर्दगी से सर झटक कर एक दूसरे को गले लगा लिया। अस्पताल के इस कॉरिडोर में सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं हो रहा था, एक सहेली का गुरूर टूट रहा था और दूसरी सहेली के टूटे दिल के टुकड़े जुड़ रहे थे। एक घर में पहली बार अन्ना की जगह मोहब्बत ले रही थी। देर आए दुरुस्त आए। मेरी दोनों बच्चियों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। आतिरा बेगम ने उन दोनों को गले से लगाया। इसी लम्हे जियाल और नहयान भागते हुए पहुंचे। जियाल तुम यहाँ? आयत ने हैरत से देखते उसे छुआ। मम्मी ज़ैनी कैसी है? उसने हड़बड़ा कर सब पर नजर डाली। वो अब तक कोई बाहर नहीं आया। राना भी उसे देखकर हैरान हुई थी। मैं देखता हूँ, उसने मम्मी को तसल्ली दी और वार्ड के जानिब भागा। राना, सियाल आ गया ना, अब ज़ैनी ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। वो आबदीदा नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। होठों पर नर्म मुस्कुराहट और आवाज में मोहब्बत भरी तसल्ली थी। आईसीयू के वार्ड में अल्जिना बेहोश पड़ी थी। जियाल तेजी से अंदर दाखिल हुआ। चंद सीनियर डॉक्टर्स में बेयकीन नजरों का तबादला हुआ। वहीं कॉरिडोर में नहयान शादमान के साइड खड़ी हुई। क्या हुआ? जियाल रिहा हो गया क्या? शादमान ने उसके सिमत रुक करके पूछा। लंबी कहानी है। नहयान ने लंबा सांस लिया। शादमान ने सर को जंबिश दी। यहाँ क्या हुआ है? नहयान ने उसके पीछे नजर आती राना और आयत पर नजर डाली, जो अभी भी कभी रोते कभी हंसते हाल दिल बयान कर रही थी। ये भी लंबी कहानी है। शादमान ने गैर दिलचस्पी से सर झटकते कमर पर हाथ रखा था कि उसे अपने जैकेट में कुछ महसूस हुआ। उसने अचंभे से जेब में हाथ डाला और वो पेपर निकाल कर देखा। डॉक्टर फहाम, डॉक्टर शहरोज और आहिल तीनों MP मलिक रियाज के कब्जे में है। आर्गन ट्रेडिंग माफिया का हेड है वो। जस्टिस चौधरी भी इस गेम में शामिल है। डॉक्टर रुहाइमा को मलिक रियाज ने कत्ल करवाया था क्योंकि वो सच्चाई जान गई थी। जियाल बेगुनाह है। आपको मलिक रियाज के इंडस्ट्रियल गोदाम में सारे सबूत मिल जाएंगे। एक एक लाइन पढ़ते शादमान का दिल धड़कने लगा और चेहरे का रंग फक हो गया। क्या हुआ? शादमान नयान ने उसके हाथ से पेपर लेकर खुद पढ़ा। उसकी भी हालत मुतगैर न थी। ये किसने दिया? उसने सरगोशी की आवाज में पूछा। पता नहीं। वह यकदम वह रुक गया। उसे सुबह हुए सानी की झलक नजर आई। अदालत की सीढ़ियों पर कोई मुझसे टकराया था, उसी ने डाला होगा। उसे याद आया। कौन था? उसे तस्सुस हुआ। चेहरा नहीं देख पाया। शादमान ने चच करते हुआ मुक्का मारा। क्या करना है? यकीन करना है या छोड़ दे? नयान नाखून चबाते बोली। इतना अहम सुराग है, छोड़ नहीं सकता और यकीन करने गोदाम पर छापा मारना होगा। वो आगे के लाए अमल तय करते हुए दाएं से बाएं होने लगा। नयान भी सोच में पड़ गई थी। क्लासमेट, तुम यहाँ जियाल का मामला संभालो, मैं इस सुराग के पीछे जाता हूँ। आखिर उसने हतमी फैसला लिया।
شادمان نہیان نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیال سے جانا اسے شادمان کی فکر ہو رہی تھی۔ شادمان مسکرایا، اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ وعدہ نہیں کر سکتا مگر کوشش کروں گا، زندہ لوٹ کر آؤ تمہارے لیے۔ شادمان نے اس کے ہاتھ کی پشت تھپ تھپائی اور تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ نہیان کو پہلی مرتبہ اس کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں شادمان کی خیریت کی دعائیں شروع کر دی۔ وارڈ کے اندر کشمکش جاری تھی۔ ڈاکٹر سیال آپ؟ ایک ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ اس نے سینئر ڈاکٹر کے بجائے اسسٹنٹ ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ بتانے لگا تھا مگر دوسرے سینئر ڈاکٹر نے ٹوک دیا۔ ڈاکٹر سیال آپ یہ پیشنٹ نہیں لے سکتے، وہ سختی سے بولے۔ یہ پیشنٹ نہیں، میری فیملی ہے، زیال نے اسی ٹون میں جواب دیا۔ مگر آپ کا لائسنس کینسلڈ ہے، پہلے ڈاکٹر نے یاد دلایا۔ ان کا علاج کرنے مجھے کسی لائسنس یا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظریں الزنا پر آ گئی۔ اگر آپ اس میں مداخلت کریں گے تو ہم چلے جائیں گے، دوسرے ڈاکٹر نے وارننگ دی۔ ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ اس نے الزنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سینئر ڈاکٹرز ایک ایک کر کے اسے غصے سے گھورتے باہر نکل گئے۔ زیال نے دل پر لینے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دی۔ وہ مانیٹر کو بغور مطالعہ کر رہا تھا جب سامنے کھڑے ایک لڑکے اور دو لڑکیوں کے جونیئر ڈاکٹر گروپ پر نظر ڈالی۔ تم لوگوں کو نہیں جانا؟ اس نے تپ کر پوچھا۔ سر، اس مقام پر ہم آپ کے بدولت پہنچے ہیں۔ لڑکے نے ماسک نیچے کیا۔ ہاں سر، جو بھی سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑکی نے حمایت کی۔ زیال کے تاثرات بدل گئے۔ یہ تینوں ہاؤس جاب کے دوران اس کے اسٹوڈنٹس رہے تھے۔ کریئر خراب ہو سکتا ہے تم تینوں کا، یہ لوگ کمیٹی بٹھا دیں گے تمہارے خلاف۔ سیال نے ان کی آفر لینے سے انکار کیا۔ سچ کو ہمیشہ کٹکرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، مگر آج یہاں سے نکل گئے تو ہماری ڈگری کا فائدہ، ہمارے اس حلف کا کیا فائدہ جو ہم ہر حال میں زندگی بچانے کے لیے لیتے ہیں۔ دوسری لڑکی نے بھی اپنے جانب سے اضافہ کیا۔ زیال مسکرا دیا اور ان سے تفصیلات لینے لگا۔ سب کا پیشہ ورانہ انداز واپس آ گیا تھا۔ ایک لڑکی الزنا کو ڈرپ لگا رہی تھی اور دوسری مانیٹر پر کچھ بٹن دبا رہی تھی۔ لڑکا الیکٹرک مشین لے آیا۔ زینی اٹھو، میں آ گیا ہوں۔ زیال نے اسے اپنی آواز سے واپس ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ حرکت میں نہ آ سکی۔ اس کے اشارے پر اسسٹنٹ ڈاکٹر نے الیکٹرک شاک دیا۔ پہلے پر وہ ہلکی سی لرزی اور دوسرے پر ایک جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول لی۔ ریلیکس زینی، اٹس می۔ زیال اس کے پاس جھک کر تسلی دینے لگا۔ زیال، اس نے لرزتی آواز میں اس کا نام پکارا جیسے ہر حرف دل کے زخم سے نکل رہا ہو۔ گلا بھرایا تھا، آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ سوری، میں کیس ہار گئی۔ اس کے اندر کی ضد، امید اور یقین بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی جیسے مان لیا ہو کہ اس بار وہ واقعی ہار گئی ہے، اور یہی اعتراف سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ نہیں، تم نہیں ہاری، تم جیت گئی۔ مجھے فخر ہے تم پر، تم نے بہت کوشش کی۔ وہ اس کے سامنے رکا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولا۔ آواز میں کوئی رسمی تسلی نہیں تھی بلکہ سچا یقین تھا، جیسے وہ اس کی ہمت کو جیت سے زیادہ اہم سمجھتا ہو۔ آپ مجھ سے مزید خفا تو نہیں ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، نظریں اس کے چہرے پر ٹکنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر جملہ جیسے احتیاط سے رکھا جا رہا ہو، کہیں وہ پھر سے خفا نہ ہو جائے۔ محبت تھی، مگر اس محبت کے سائے میں ایک خاموش سا خوف بھی سانس لے رہا تھا۔ نہیں زینی، میں تم سے کبھی خفا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے نرم لہجے میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کی آواز میں ایسی محبت تھی کہ ضد خود بخود کمزور پڑنے لگی۔ نہ جانے کیا کشش ہے تم میں کہ لاکھ رنجشوں کے بعد بھی میں خود کو تم سے دور نہیں کر پاتا۔ دل دکھے، وجود چکنا چور ہو جائے، روح تڑپ کر رہ جائے، پر نہیں، تمہاری ایک پکار مجھے سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، نظریں اس کی آنکھوں میں جما دی اور دھیمی مگر صاف آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس دل کی گہرائی سے نکلا ہوا اعتراف تھا، سچا، بے پردہ اور مکمل۔ تھینک یو، وہ سر کو جنبش دیتے مشکور ہوئی۔ میں ایک وعدہ کر کے آیا ہوں، اب واپس جانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ زینی نے سر ہلا دیا۔ زیال نے جونیئر ڈاکٹرز کو چند ہدایت دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر الزنا کو دیکھا، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ زیال کی آنکھوں میں سکون آ گیا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ وہ وارڈ سے باہر آیا تو فیملی وہیں کھڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ اب سٹیبل ہے، اس نے سب کو اطلاع دی۔ فیملی نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے واپس جانا ہوگا، کورٹ سے بھاگ کر آیا تھا۔ وہ عجلت میں تھا، قدم تیز، آواز میں ہلکی بے صبری۔ رانا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ سیال کے حصار سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ زیال کچھ سمجھ پاتا، وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ یہ اچانک تھا۔ زیال ساکت رہ گیا۔ میں کس منہ سے معافی مانگوں زیال؟ ان کی آنکھوں میں اس بار صرف شکر گزاری نہیں تھی، ندامت بھی تھی۔ زیال خاموشی سے سننے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تم پر شک کیا، تمہارے کے ارادوں پر سوال اٹھائے، تمہیں غلط سمجھا۔ رانا کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ زیال نے ان کے گرد بازو حمائل کیے۔ 20 سال کی دیوار ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی بھی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاید میں اپنی بیٹی کے خوف میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تم اس کے لیے خطرہ ہو، مگر آج دیکھا کہ تم تو ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ رانا کے آنسو زیال کے شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ زیال کے دل میں ہلکی سی چبھن اٹھی، مگر اس نے لہجہ نرم رکھا۔ پھوپھو، حالات ایسے ہیں، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے لیے ڈر جاتی ہے،
उसने हल्के हाथों से उनका कंधा थपकाया। नहीं, उन्होंने सर हिलाया, डर अपनी जगह। मगर मैंने सख्ती की, मैंने तल्ख अल्फाज कहे, मैंने तुम्हारी नीयत को जाने बगैर फैसला सुना दिया, तुम पर हाथ उठाया, आंसू बहते रहे। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी अना में बहुत आगे निकल गई थी। उसने भीगी आंखों से सर उठाकर सियाल को देखा। वो उन्हें देखकर मुस्कुराया। कमरे में एक लम्हा ऐसा आया जब वक्त जैसे रुक गया हो। जियाल ने गहरी सांस ली। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि नाराजगियों को पकड़ कर रखने से सिर्फ बोझ बढ़ता है। आपने जो कहा, आपने जो किया, मैं दिल से माफ़ करता हूँ। वो आहिस्ता से बोला। अल्लाह तुम्हें आसानियाँ दे बेटा। फुफ्फो की आंखों में सुकून उतर आया। ये लफ्ज़ सुनते ही जियाल की आंखें नम हो गईं। शायद मुद्दत बाद किसी ने उसे इस अपनायत से बेटा कहा था। हम सब गलतियाँ करते हैं, असल बात यह है कि हम उन्हें मान लें। वो हल्का सा मुस्कुराया। राना ने सर हिला दिया। इस लम्हे कमरे में कोई पुराना शिकवा बाकी न रहा, सिर्फ एक फुफ्फो का झुका हुआ सर और एक मर्द का नर्म दिल जिसने माफ़ करना सीख लिया था। और शायद इसी को सुकून कहते हैं। आयत ने भी अपने बेटे के रुखसार को छुआ। वो उन दोनों को साथ देखकर खुश होते कॉरिडोर में बढ़ गया। उसके पीछे नयान भी चल पड़ी थी। राना और बाकी सब ने वार्ड का रुख किया। एडवोकेट वली खान के पुरतायूश ऑफिस मुस्तफ़ा कमाल साहब शान से बैठे ग्लोब का डमी घुमा रहे थे जब वली अंदर आया। आओ वली खान आओ, मुस्तफ़ा साहब उसकी चेयर झुलाते हुए बोले। वली खामोश रहा। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो ग्लोब को रोक कर उठे। वली ने नजरें झुका ली। एक 12 साल का बच्चा था। वो टेबल की साइड से घूमकर उसके सामने आए। वली का रंग सुर्ख होने लगा। गुस्से से नहीं, शर्म से। अपने बाप की लाश के सामने बैठा रो रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, क्योंकि मरने वाला शख्स मेरा बहुत जिगरी दोस्त था। उनकी आवाज़ में शिकवा कम था, यादों का बोझ ज्यादा, जैसे वो माजी को हाल के सामने ला खड़ा करना चाहता हो। वली ने मुट्ठियां भींच ली। जबड़ा सख्त हुआ, थूक गले में अटका। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, वकील बना, मगर उसने। मुस्तफ़ा साहब उसके रूबरू खड़े हुए। बेईमानी का रास्ता चुना। एक पल को रुके, सांस ली। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने जिगरी दोस्त का बदला चाहता था। उन्होंने गहरी सांस ली। वली ने निचला लब दांतों में दबाया। आज वो एक मामूर वकील है, जिसके नाम से अच्छों की रूह कांपती है, मगर मैं जानता हूँ वो हमेशा बेईमानी के भेस में इंसाफ के लिए लड़ता है। इसीलिए मैंने कभी उसके काम पर सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे उस पर नाज है। और इस वकील का नाम है एडवोकेट मीर वली खान वल्द शहीद लॉयर वद्दान खान। मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ में वजन और पुख्तगी थी। कोई चीख या डांट नहीं, बस हकीकत और सबक वाज़ेह था। वली के कंधे ढीले पड़ गए। लेकिन आज ये तुम क्या कर रहे थे? आंखों में हैरत और दिल में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे दिमाग और दिल दोनों ने एक साथ सदमा खाया हो। और अल्फाज इस शिद्दत को बयान करने से कासिर थे। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। उसने नजरें हल्की सी झुकाई, मगर आवाज़ में पुख्तगी और तेजी थी। नहीं वली, तुम काम के नाम पर जियाल और एल्जिना से ज़ाती निकात निकाल रहे हो। मुस्तफ़ा साहब के चेहरे पर नर्म हल्की झलक, मगर अल्फाज इतने साफ और असरदार कि वली खुद ब खुद रुक गया, जैसे आईना सामने रख दिया गया हो और सब कुछ वाज़ेह हो गया हो। वली ने हकीकत का आईना देखकर सर झटका। वद्दान के कातिलों को मार कर तुमने अपने बाबा को इंसाफ दिलाया, ठीक किया, मगर रुहाइमा को ये कैसा इंसाफ दिला रहे हो? अपनी बहन के शौहर को बिना वजह टॉर्चर करके। वो परेशान से ज्यादा हैरान थे, अच्छे से जानते हुए भी कि जियाल बेकसूर है। उसे निकालने के बजाय मजीद फंसा रहे थे। और एल्जिना, मुस्तफ़ा साहब ने अफसोस से उसे देखा। वली ने आंखें मींच ली। वो जानता था उसके आगे मुस्तफ़ा साहब क्या कहने वाले हैं। वो तो तुम्हारी असिस्टेंट रही है, उसे तो तुमने ही लड़ना सिखाया था, फिर उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों? वो लफ्ज़ वली के दिल पर लगे। माजी के चंद और आग फिर से खुले थे।